बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? आज मेरे बच्चे अकाउंटिंग फॉर जीएसटी में हमारी सेकंड क्लास है और पिछली क्लास में हमने जितनी सारी बातें पढ़ी थी उनका एक शॉर्ट रिवीजन करके क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं। आज हमें इंटर स्टेट सेल के बारे में आज हमें प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करना है। आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने कहा था कि जब हमारा इंट्रा स्टेट सेल होता है, इंट्रा स्टेट सेल के अंदर में हमने कहा था कि जीएसटी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो सीजीएसटी और एक आपका एसजीएसटी। जो भी टैक्स का रेट आपका होगा वो दोनों में इक्वली आपका डिवाइड हो जाएगा। अगर 18 तो 99 आपका, और हमें जो अकाउंटिंग करना होता है उस अकाउंटिंग के अंदर में दोनों का बाइफरकेशन करना होता है। हमने ये भी कहा था कि ये जो सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो, ये दो तरीके का आपका हो सकता है, एक इनपुट और एक आपका आउटपुट। मैंने कहा था कि इनपुट का मतलब कि जब भी आप कोई रॉ मटेरियल परचेज करते हो, कोई सर्विसेज कंज्यूम करते हो, चाहे कोई एसेट को आप परचेज करते हो, तो उस पर जो जीएसटी आपका होगा वो इनपुट जीएसटी होगा। और आउटपुट यानी कि जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, चाहे सेल कर रहे हो गुड्स का चाहे सर्विसेज का, उस पर आउटपुट जीएसटी था। हमने ये भी बताया था कि इनपुट यानी कि जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं, मान लो 10 रुपीज़ का पेमेंट कर चुके हैं, और जो आप सेल कर रहे हो उस पर मान लो 30 रुपीज़ का आपका जीएसटी बनता है, तो 30 में 10 यानी कि इनपुट जितना था उसको सेटअप किया था हमने, सेटअप किया था और नेट अमाउंट निकाल के फिर हमने एंट्री की थी। ये सेटअप आपका किसका कैसे कैसे होगा, आज उसका चर्चा का विषय, हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे उसके पहले चाहता हूं कि आज मैं पहले जो इसका सेकेंड पार्ट है ना, इंटर स्टेट सेल, मैं इंटर स्टेट सेल के बारे में थोड़ा सा आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊं, उसके बाद मैं यहाँ पे आना चाहता हूँ। तो ये सारी बातें आपकी ऑलरेडी हो चुकी थी, आपने हर एक का मतलब देखा था। मैंने पिछली क्लास में ये भी कहा था कि इनपुट जो होंगे वो एक तरीके से आपने जो अमाउंट ऑलरेडी पे कर दिया है यानी कि हमारे एसेट होते हैं, और आउटपुट यानी कि जो हमारी लायबिलिटी है जो हमें पे करना है गवर्नमेंट को, नेट करके हम अमाउंट पे करते हैं, ठीक है ना। आज मेरे बच्चे अकाउंटिंग फॉर जीएसटी आप लिखेंगे मेरे साथ यहाँ पे, इन केस ऑफ लिखिए, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल के अंदर में मैंने कहा था कि यहाँ पे दो स्टेट आपका इन्वॉल्व होता है। और जब भी दो स्टेट इन्वॉल्व होगा मेरे बच्चे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जीएसटी लगेगा जिसका नाम होगा इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसको शॉर्ट में हम आईजीएसटी कहते हैं। मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब कि इसमें जो आपका सेंटर का हिस्सा है और जो स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों का मिला हुआ है। मैंने कहा था पिछली क्लास में कि हमें अकाउंटिंग सीखना है, यानी कि यहाँ पे जो आईजीएसटी लगेगा वो हमें कितना पे करना है, बस वो पे करने के हम एंट्री कर देंगे, कैसे सेटअप करना है वो करके ख़त्म कर देंगे। उसके बाद मेरे बच्चे वो जो आपका आईजीएसटी है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमसे कलेक्ट करती है, फिर अपने बीच में स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कितना कितना डिवाइड करती है, कैसे कैसे डिवाइड करती है, वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है, हमारा अकाउंटिंग का पार्ट वो नहीं है। वो जब आप गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएंगे फिर वहाँ पे जो टैक्स पढ़ेंगे उसके अंदर में आपको समझना होगा। यहाँ तो बस हमें अकाउंटिंग सीखना आपका। तो आइए जरा मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ यहाँ कैसे आपका इसकी एंट्री पास होगी। आप एक काम करेंगे, आज स्टार्ट कीजिए मेरे साथ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 इस चीज़ को समझने के लिए। ये चीज़ें हम लोग लिख चुके थे, और आज जितनी भी बातें कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं जी, इन केस ऑफ, हम सब कुछ स्टडी कर रहे हैं इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल। यानी कि मैं अब आगे क्वेश्चन में बोलूं चाहे ना बोलूं, आप इंटर स्टेट सेल मानते हुए आप इसकी एंट्री पास करेंगे। लिखेंगे नंबर 1, कहता है कि फर्म परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज़, कहता है मान लीजिए 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपए का गुड्स आपने परचेज किया, और कहता है जीएसटी मेरे बच्चे, अगर या एक ही बार लिख दूँ क्या, चलो कोई बात नहीं, इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल एज्यूम, क्वेश्चन में डाल दीजिए ताकि बार बार ना लिखना, एज्यूम जीएसटी आपका यहाँ पे 12% है। जीएसटी का रेट कितना बता रहा है? 12%। तो फर्म ने परचेज किया गुड्स आपका 2 लाख रुपीज़ का, फिर कहता है मेरे बच्चे यहाँ पे आपका 2 लाख ऑन कैश बेसिस, आपने क्या किया, कैश पे गुड्स परचेज किया है। इसके बाद कहता है कि फर्म ने परचेज किया गुड्स फॉर रुपीज़ 50,000 ऑन क्रेडिट, आपने क्या किया जी, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया, ठीक है। इसके बाद कहता है मेरे बच्चे, थर्ड लिखिए यहाँ पे,
परचेज्ड, फर्म परचेज्ड गुड्स ऑन कैश बेसिस, ऑन कैश बेसिस कहता है फुल स्टॉप। इस गुड्स के बारे में कहता है कि एमआरपी जो गुड्स का है वो कहता है कि एमआरपी 50,000, मतलब कि जो उस पर प्राइस लिखा हुआ है। और कहता है कि ट्रेड डिस्काउंट ये ऐसी थोड़ा सा और भी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मैं लिख दिया। ट्रेड डिस्काउंट कहता है कि 10% आपका दिया हुआ है और आपको एंट्री पास करना है। फोर्थ लिखिए यहाँ पे पेड रेंट, फर्म ने क्या किया जी, रेंट पे किया। पेड रेंट रुपीज़ आपका 60,000, फर्म ने 60,000 का रेंट पे किया है। फिफ्थ लिखेंगे यहाँ पे परचेज्ड फर्नीचर फॉर रुपीज़ आपका 7 लाख रुपीज़ का आपने क्या क्या परचेज किया। और 6 में कहता है मेरे बच्चे, 6 में सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने कैश पे बेचा है। ये कहता है कि आपका मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ का, 10 लाख रुपीज़ का सेल्स आपने कैश पे किया है। 7th लिखेंगे यहाँ पे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ आपका 15 लाख रुपीज़ का सेल किया आपने क्रेडिट पे। एक और ले लीजिए आप यहाँ पे 8, कहता है कि सेल्स रिटर्न, चलिए एक नया चीज़ आपको सीखने को और मिल जाएगा। सेल्स रिटर्न रुपीज़ 1 लाख रुपीज़ का आपका सेल्स रिटर्न भी हुआ है। कहता है कि आप इनके एंट्रीज पास कीजिए, एज्यूम कीजिए कि ये इंटर स्टेट सेल है। पर बच्चे इंटर स्टेट सेल में अकाउंटिंग बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे हमने पिछली क्लास में सीखा था। फ़र्क सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो वहाँ पे दो थे ना, CGST और SGST, उनके जगह पर सिर्फ एक ही टैक्स होगा जिसका नाम है IGST। बाकी एग्जैक्टली सब कुछ सेम है। आओ जरा मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे एंट्रीज कैसे पास की जाएगी। तो आप मेरे साथ रेडी कर रहे हैं सॉल्यूशन यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ फर्म। पहला एंट्री फटाफट, फर्म ने गुड्स परचेज किया। जब परचेज किया तो फर्म क्या करेगा, अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा। वो कहता है कि परचेजेज अकाउंट डेबिटेड। फिर बच्चे इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया होगा, GST पे किया होगा। और क्योंकि ये इंटर स्टेट सेल है तो उन्होंने कहा होगा IGST, इंटीग्रेटेड GST अकाउंट आपका है ना, एक ही GST होगा। एंड 2 मुझे बताओ ये कैश पे कि क्रेडिट पे, फॉर कैश, तो 2 कैश अकाउंट, कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जो गुड्स परचेज किया है वो आपका 2 लाख रुपीज़ का है। GST कहता है मेरे बच्चे यहाँ पे 12% यानी कि 24,000 आपका हो गया, 24,000 टोटल 2,24,000। और आप जानते हैं कि जो GST पे किया इट्स आवर इनपुट GST है ना, हमने परचेज करने के टाइम पे किया है। तो हमेशा यहाँ पे आप वैसे जैसे पहले लगाते थे उसी तरीके से यहाँ भी इनपुट कहेंगे। इनपुट GST आप ये भी जानते हैं कि एडवांस में पे किया GST जो लास्ट में जाके सेटल्ड आपका होता है, तो हम लोग इनपुट GST इसका नाम देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आइए सेकेंड नंबर मेरे बच्चे, सेकेंड नंबर में कहता है कि फर्म ने परचेज किया गुड्स 5 लाख का, 50 लिखा है मैंने, अच्छा ये 2 लाख का, ठीक है। फर्म ने परचेज किया गुड्स 50,000 का ऑन क्रेडिट। तो अगर आपने क्रेडिट पे परचेज किया फिर भी हम क्या करेंगे, परचेजेज अकाउंट आपका डेबिट करेंगे। इसके साथ साथ हमने इनपुट IGST पे किया होगा, तो इनपुट IGST अकाउंट आपको यहाँ पे डेबिट करना है। एंड 2 हम क्या बोलेंगे जी, आपका क्रेडिट पे यानी कि क्रेडिटर्स अकाउंट। तो मेरे बच्चे क्रेडिटर्स को जो हमें पेमेंट करना है, एक तो 50,000 जो हमने परचेज किया उसका, बोलो हाँ। और फिर हम क्या करेंगे, इनपुट IGST यानी कि आपका 50,000 का 12% यानी कि 6,000 का अमाउंट, और अमाउंट जो आपका पे हो गया वो कितना आपका 56,000। ये भी हमने एंट्री कंप्लीट कर ली। तीसरी एंट्री में आप यहाँ पाइए, थर्ड एंट्री में हमने क्या किया, फर्म ने परचेज किया गुड्स कैश बेसिस पे। अब ये कुछ भी नहीं है, आपने अगेन क्या करना है कि परचेजेज अकाउंट आपका डेबिटेड, परचेजेज अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। इसके साथ साथ आपने इनपुट GST यानी कि IGST पे किया होगा, है ना। अगर वो इंट्रा स्टेट सेल होता है तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते थे, CGST और SGST। बट यहाँ पे अगर 2 स्टेट के बीच में होता है तो इंटीग्रेटेड GST लगता है आप पर, ठीक है ना। एंड 2 कहता है कि कहाँ गया जी, फर्म परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश पे है ना, तो 2 कैश अकाउंट, ठीक है ना। अब ये परचेज की एंट्री कितनी होगी आप ऑलरेडी जानते हैं, 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ा होगा बचपन में आपने। परचेज की एंट्री कितने का होगा जी, फर्म ने परचेज किया गुड्स कैश बेसिस पे, 50,000 मेरे बच्चे उसका MRP है, और MRP में आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया 5,000 का 10%। तो परचेज की एंट्री कितने से होगा, 45,000,
परचेज की एंट्री में क्या, ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या कि एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द गुड्स वी हैव मेड सम नेगोशिएशन एंड नेगोशिएशन में 5000 का छूट मिल गया, तो दैट 5000 ट्रेड डिस्काउंट वी डू नॉट रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वी मेक एंट्री फ्रॉम द एक्चुअल अमाउंट विच वी हैव एग्रीड टू पे और टू रिसीव आपका। तो कितना हो गया 45,000। याद रखना जीएसटी किस पे लगेगा, नॉट ऑन द एमआरपी, जीएसटी लगता है जितने पे हमारी डील हुई है, जितने पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, यानी कि 45,000 एंड 45,000 का बताइए 12% क्या निकल के आता है। 45,000 का आपका 12% कितना निकल के आता है, इट्स कमिंग आपका 5400 का अमाउंट। ये 5400 लिख देता हूँ मैं ताकि रिवीजन के टाइम पे दिक्कत ना हो। 45,000 का 12% आपने निकाला है और ये टोटल हो गया आपका 49,400 रुपीज़ का अमाउंट। ये भी एंट्री कंप्लीट, बोलो हाँ ये सर। फोर्थ में आइए, कहता है कि आपने रेंट पे किया, मेरे बच्चे रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिटेड, रेंट को आपने क्या करना है, डेबिट करना है। इसके साथ आपने इनपुट आईजीएसटी, मैं ये मान रहा हूँ कि जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जितने भी रेंट भी जो पे कर रहा हूँ किसी और स्टेट के लैंडलॉर्ड को, मतलब कि 2 स्टेट के बीच में लेन देन आपका हो रहा है, तो इनपुट आईजीएसटी आपका रेंट कितना हमने पे किया है 60,000। 60,000 का रेंट रिकॉर्ड कीजिए, 12% इसका कितना हो जाएगा 7200 रुपीज़ का अमाउंट आपका, यानी कि 2 आपने बैंक जो हमने पे किया आपका अमाउंट कितना निकल के आया बच्चे 67,200। आप 2 कैश भी कर सकते हो, बट जनरली क्या करते हैं कि बिजनेस ना आज के टाइम पे बैंक में लेन देन होता है, तो बैंक की एंट्री प्रेफर करता हूँ। यहाँ भी आप बैंक लिखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब आप बोलोगे सर ये तो लिखा ऑन कैश बेसिस, अरे कैश बेसिस का मतलब कि हमने क्रेडिट पे नहीं लिया बट पेमेंट बैंक से किया होगा, बट आप इनडिफरेंट हो, बैंक कैश कुछ भी लिखिए आपकी मर्जी। मैं तो जनरली बैंक प्रेफर करता हूँ, बट कैश लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आइए 5वीं एंट्री यहाँ पे, परचेज किया आपने फर्नीचर 7 लाख का, ये मानते हुए कि इंटरेस्ट रेट आपका हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। इसके बाद क्या होगा जी, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी को आप यहाँ पे आईजीएसटी को आप डेबिट करेंगे एंड 2 आपने बैंक अकाउंट, ठीक है ना, हमने पे किया होगा, तो कितना अमाउंट आपका हो गया। फर्नीचर हमने परचेज किया 7 लाख रुपीज़ का, और 7 लाख रुपीज़ पे मेरे बच्चे 12% कितना हो जाएगा, 7 लाख का 12% यानी कि 84,000। तो 7,84,000 से आप यहाँ पे एंट्री कीजिए। 6th एंट्री पे आप आइए। 6th एंट्री में कहता है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश आपका 10 लाख, आपने कैश पे गुड्स बेचा है मेरे बच्चे, तो जब सेल किया इसका मतलब क्या जी, कैश हमारे पास आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, एंड आप क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। लेकिन आप जानते हैं मेरे पास जगह कम पड़ रहा है, मैं यहाँ से हटा देता हूँ। 6th एंट्री को मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ। 6th एंट्री को हमने सेल किया है हमने कैश पे, तो जरा बताइए क्या निकल के आएगा, लिखेंगे आप यहाँ पे 6th एंट्री। एक तो हमने सेल किया यानी कि हमारे पास कैश आया, मुझे बताओ कैश आपके पास कितना आया होगा कस्टमर से, तो कस्टमर से कैश आया होगा एक तो सेल्स का अमाउंट और एक आपका जीएसटी, जिसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, है ना बच्चे, है ना। आउटपुट आईजीएसटी का मतलब कि जो अमाउंट हमें कस्टमर से कलेक्ट करके और गवर्नमेंट को हमें देना है ना, इट्स आर लायबिलिटी। तो सेल हमने किया था 10 लाख रुपीज़ का, 10 लाख ना, यस 10 लाख का हमने सेल किया था। इस पे आपका 12% यानी कि 1,20,000, तो कैश हमारे पास आ गया कितना जी, 11,20,000 का अमाउंट आपका, इसमें कोई डाउट आपको नहीं सर। 7th एंट्री पाइए, गुड सेल किया क्रेडिट पे आपने 15 लाख। अगर क्रेडिट पे सेल्स किया तो मेरे बच्चे डेटर्स अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, और डेटर से हम कितना पैसा कलेक्ट करने वाले हैं, तो एक तो हमारा सेल्स वाला पैसा कलेक्ट होगा, और एक पैसा जो आप कलेक्ट करेंगे वो आपका होगा क्या जी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, है ना, एक ये अमाउंट आपका। तो आप देखो 15 लाख रुपीज़ का आप यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। 15 लाख पे जरा बताओ कि आपका 12% का अमाउंट कितना निकल के आता है, 1,80,000, यानी कि टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया, 16,80,000 का अमाउंट आपका। डेटर्स टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी, ये भी काम खत्म हो गया। ध्यान से एक नई एंट्री सुनना, नया कॉन्सेप्ट आपका सेल्स रिटर्न का। मेरे बच्चे जब हमने डेटर्स को सेल किया था ना, तो हमने कहा था भैया डेटर्स हम इतना पैसा लेंगे, इतना पैसा हमारे पास होगा, इतना पैसा गवर्नमेंट को देंगे, इतना पैसा गवर्नमेंट को देंगे। लेकिन सोचो जरा, इसमें से अगर 1 लाख रुपीज़ का सेल्स रिटर्न हो गया, यानी कि जो हमने कस्टमर को सेल किया था, कस्टमर ने क्या किया, वो हमें वापस कर दिया। तो जब कस्टमर ने वापस कर दिया, यानी कि जो डेटर्स था अब हमको कम करना पड़ेगा, हम यहाँ पे डेटर्स को कम करेंगे।
डेटर्स को कम करेंगे। और ध्यान देना, जो हमने सेल रिकॉर्ड किया था मेरे बच्चे, उस सेल्स को भी कैंसिल करना होगा। तो या तो सेल्स अकाउंट या सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। पता है आपको ना, जो सेल किया था रिटर्न हो गया तो सेल्स रिटर्न आपका। और यही नहीं मेरे बच्चे, हमने कहा था कि हम कस्टमर से आउटपुट आईजीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देंगे। अब जब कस्टमर ने सेल ही नहीं लिया तो फिर वो जीएसटी कहाँ से हमें पे करेगा, और जब वही नहीं पे करेगा तो हम गवर्नमेंट को क्यों देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आपने क्या करना है कि जितना सेल किया, अगर उसमें से कुछ रिटर्न हो जाता है बच्चे, कुछ रिटर्न हो जाता है, तो आपको क्या करना होगा, सेल्स की एंट्री कैंसिल करना होगा। जितना गवर्नमेंट को आपने जीएसटी पे करने के लिए कमिट किया था कि हम कस्टमर से कलेक्ट करके आपको पे कर देंगे, उसमें से उतना पैसा ना कलेक्ट होगा ना पे होगा, यानी कि आउटपुट आईजीएसटी। ध्यान रखना, आउटपुट आईजीएसटी जो हमने क्रेडिट किया था, उस आउटपुट आईजीएसटी को हम क्या करेंगे, डेबिट करके हम उसको कैंसिल कर देंगे। अब वो कलेक्ट भी नहीं होगा। तो सेल्स रिटर्न आपका 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पे हो गया, 12% आपका 12,000 का अमाउंट हो गया। तो डेटर्स हम कितने से कम कर देंगे, 1,12,000 से। बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे ये मत करना कि सर डेबिट में हम इनपुट आईजीएसटी कर देंगे, नहीं बच्चे। इनपुट कब होता है, जब आपका परचेज हो, जब कोई सर्विसेज आप कंज्यूम करते हो। ये तो हमने जो रिकॉर्ड किया था सेल की एंट्री कि हम आउटपुट आईजीएसटी गवर्नमेंट को पे करेंगे, उसमें से उतना अमाउंट हम नहीं पे करेंगे क्योंकि सेल्स रिटर्न हो गया, उस एंट्री को कैंसिल कर दिया हमने यहाँ पे। और अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ 9th एंट्री, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं सेटलमेंट करने का, सेटलमेंट करने की एंट्री आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं पहले 9th का आपको दिखाता हूँ। वर्किंग नोट्स लिखिए मेरे साथ, आप यहाँ पे लिखेंगे। मुझे बताओ जरा कि टोटल आपका आउटपुट आईजीएसटी कितना बना। टोटल आउटपुट आईजीएसटी, याद रखना, टोटल आउटपुट आईजीएसटी का मतलब क्या, जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है ना। ये क्या होता है जी, लिख देता हूँ मैं, ये आपका पेबल टू गवर्नमेंट है, पेबल टू गवर्नमेंट। जो हमें सेटलमेंट जब लास्ट में हो रहा ना, तो उसमें से जितना पैसा हमें गवर्नमेंट को पे करना है, कितना अमाउंट होगा, एक बार चेक कीजिए आउटपुट कितना। फिर बच्चे एक तो आपका 120, बोलो हाँ, फिर आपका 180 कितना हो गया, 3 लाख। 3 लाख में 12,000 रिवर्स हो गया। तो जो अमाउंट आपको पे करना, वो अमाउंट कितना निकल के आया, ये देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हमारे पास रिवीजन में दिक्कत ना हो इसलिए, एक तो आउटपुट आईजीएसटी आपका 120 है ना बच्चे। ये अब तो कंप्यूटर में सारा कुछ ही रहता है, बस आपको बस 180 का अमाउंट ये हो गया। और इसमें से जो हमने रिवर्स कर दिया, आउटपुट आईजीएसटी का जो रिवर्सल हुआ, इसको हम बोलते हैं आपका क्या, रिवर्सल ऑफ आपका आउटपुट जीएसटी मतलब जो हमें पे करना है उसका रिवर्सल। सीजीएसटी भी हो सकता है, एसजीएसटी भी हो सकता है, आईजीएसटी भी हो सकता है किसी का, तो हम उसको रिवर्सल बोलते हैं आपका। तो इसमें से 12,000 अब हमें गवर्नमेंट को नहीं पे करना बिकॉज ऑफ सेल्स रिटर्न आपका। तो मुझे बताओ जरा, ये आपका नेट अमाउंट कितना निकल के आया। तो 3 लाख में से माइनस कर दीजिए 12,000, वी आर गेटिंग 2,88,000। ये बन गया आपका 2,88,000, ये बन गया 288। ये टोटल आउटपुट आईजीएसटी हो गया। इसमें से लेस कीजिए आप यहाँ पे टोटल आपका इनपुट आईजीएसटी। मुझे बताओ इनपुट आईजीएसटी का मतलब क्या हो गया, जो ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं, ऑलरेडी पेड, जो आप ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुके हो। इसमें से आउट ऑफ एट द टाइम ऑफ परचेजिंग दैट इनपुट्स, जो हमने रॉ मटेरियल परचेज किए थे, वो अमाउंट कितना निकल के आ रहा है, देखो ना 24,000। ऐड करते चलो अब यहाँ पे 24, फिर कितना आपका 6,000, ये आपका 6,000 हो गया। फिर कितना 5,400 रुपीज़ का अमाउंट। इसके बाद ऐड कीजिए 7,200 रुपीज़ का अमाउंट, और फिर ऐड कीजिए आप यहाँ पे 84,000 का अमाउंट। तो ये टोटल बन गया 1,26,600। ये बन गया मेरे बच्चे 1,26,600 रुपीज़ का अमाउंट आपका। यानी कि जो नेट आपको पेबल है, नेट आपका जो पेबल हो गया, जो आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा अपने पॉकेट से, वो कितना 126,600 माइनस कीजिए आउट ऑफ 288 का अमाउंट। तो ये आ गया 1,61,400 रुपीज़ का अमाउंट। ये आपका नेट पेबल अमाउंट निकल गया। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? ये सर प्लीज़ कॉपी कीजिए, मैं इसकी एंट्री करके दिखाऊंगा। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ क्योंकि मुझे यहीं पे एंट्री पास करना, मेरे पास जगह नहीं है। ये सेटलमेंट करना मेरे बच्चे, मैंने पिछली क्लास में आपको ऑलरेडी बताया था, तो एग्जैक्टली वही चीज़ है। आपको उस समय इंट्रा था, अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हो गया, बट काम तो वही है। अगर आप कहें तो मैं इस वर्किंग को हटा दूँ,
पहले ये जो इनपुट से आउटपुट जो एडजस्ट हो रहा है ना, जो सेटअप किया जा रहा है, उसकी एंट्री पास करूंगा, यानी कि 126,600 का मैं इसको मिटाता हूं और 9th एंट्री में आपको यहाँ पे करके दिखाता हूं। 9th एंट्री लिखेंगे वर्किंग नोट्स के बाद। एग्जाम में वर्किंग अलग होगा, एंट्री अलग होगा। तो मेरे बच्चे जो इनपुट IGST था आपका डेबिट में, ये क्या था जो हमने पहले से पे किया हुआ है, अब उसका सेटलमेंट होगा। तो इनपुट डेबिट में था ना, उसको क्रेडिट करके खत्म करो आप। टू इनपुट IGST अकाउंट। और जो आपका आउटपुट था ना बच्चे आपका कहाँ पे, क्रेडिट में, उसको भी कैंसिल करो। ऊपर क्रेडिट से हटा के डेबिट करके आउटपुट IGST अकाउंट आपका डेबिट करेंगे। और ये अमाउंट कितना बन गया आपका, 1,26,600 रुपीज़ का अमाउंट, 126,600 का अमाउंट। इसके बाद मेरे बच्चे एक लास्ट एंट्री आपको पास करना होगा। मैं एक काम करता हूँ, नरेशन दे देता हूँ ताकि रिवीजन में आपको दिक्कत ना हो। बीइंग इनपुट एडजस्टेड, हमने क्या किया, इनपुट एडजस्ट कर लिया फ्रॉम आउटपुट आपका GST है ना, इसको एडजस्ट कर लिया। और 10th एंट्री में अब क्या होगा, वो जो फाइनल अमाउंट निकल कर नेट पेबल, उतना पैसा गवर्नमेंट को पे कर दो। तो हमें जो पे करना है, यानी कि आउटपुट IGST जो हमारे पास क्रेडिट में था बैलेंस, मेरे बच्चे जब पे करेंगे तो आप इसको डेबिट करेंगे, यानी कि आउटपुट IGST अकाउंट को आप डेबिट कीजिए। और आपने पे कर दिया तो टू बैंक अकाउंट आपका, टू बैंक अकाउंट गवर्नमेंट को हमने क्या किया, पे कर दिया 1,61,400 का अमाउंट, 1,61,400 लिख दो यहाँ पे। बीइंग आपका नेट GST पेड, नेट GST या IGST पेड, कुछ भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, पे करने की एंट्री पास कर दी। ये एक सिंपल सा मैंने आपको तरीका बताया। आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में भी आपको बोला था कि एक बार अगर आपने इंट्रा का अकाउंटिंग समझ लिया तो फिर आपको इंटर स्टेट का अकाउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, सेम आपका चलेगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से काम किया है ना बच्चे। और एक वर्ड मैंने आपको दिया क्या, रिवर्सल ऑफ आउटपुट। रिवर्सल ऑफ आउटपुट GST का मतलब होता है कि जो हमने जो कमिट किया कि हमें इतना पे करना है, उसका रिवर्सल आपका होना। तो मैंने पता फिर क्या किया बच्चे, इस रिवर्सल पे मतलब कहाँ कहाँ रिवर्सल अलाउड है। जैसे कि सेल्स के टाइम पे आपका किया तो सेल्स रिटर्न आपका रिवर्स कर दिया हमने। परचेज के टाइम पे जितना हमने इनपुट किया होगा उसको परचेज रिटर्न, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। और उन्हीं बातों को समझाने के लिए, आप बिलीव करो एक ही रीजन था, उन्हीं बातों को समझाने के लिए मैंने पता है क्या क्या है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी लिख के आपके लिए रखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 अभी हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने यहाँ पे रखा हुआ आपको, क्योंकि मेरे बच्चे हम लोग इंट्रा और इंटर दोनों समझ चुके हैं, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट का दोनों का अकाउंटिंग समझ चुके हैं। अब जिसका भी आएगा हम कर लेंगे। एक काम जरूर करना, इस क्वेश्चन को लिखने के पहले आप हेडिंग डाल देना नए पेज में, कॉन्सेप्ट ऑफ, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट ऑब्लिक आउटपुट GST। इनपुट का रिवर्सल, आउटपुट का रिवर्सल। रिवर्सल मतलब कैंसिलेशन, जितना हमने इनपुट दिखाया था उस इनपुट को कम करना। आउटपुट GST जितना दिखाया था कितना पे करना होगा उसको कम करना। तो वह कम कब हो सकता है हम उसके बारे में सीख रहे हैं, ठीक है ना। ये हेडिंग डाल दीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सल ऑफ इनपुट आउटपुट GST आपका। और इसके अंदर में एग्जाम्पल नंबर 2 मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। मैंने जानबूझ के पहले लिख लिया ताकि मतलब सोचने में मेरा टाइम बर्बाद ना हो आपके साथ। मैंने लिखा है बच्चे, मेक जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग इंट्रा स्टेट सेल। ओहो, अब आपको ध्यान देना होगा कि इंटर है कि इंटर, क्योंकि दोनों सीख चुके हैं। तो इंट्रा स्टेट यानी कि जहाँ पे हम GST के अमाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड नहीं करते थे, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, उसमें सीख रहे हैं। एंड GST रेट कहता है कि 12% आपका है। हमने कहा गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फॉर ₹5 लाख है, गुड्स रिटर्न्ड फॉर ₹40,000, या फिर ऐसे कह दो परचेज्ड गुड्स रिटर्न्ड। यहाँ लिख देता हूँ परचेज्ड गुड्स रिटर्न्ड फॉर ₹40। जो परचेज किया था उसमें से हमने 40 वापस कर दिया। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज बाय द प्रोप्राइटर। जितना गुड्स हमने परचेज किया था बच्चे, उसमें से 20,000 गुड्स ना प्रोप्राइटर यूज कर लिया अपने लिए आपका। गुड्स कॉस्टिंग 50,000 लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय थेफ्ट कह दे।
गुड्स कॉस्टिंग 10,000 गिवन एज गिफ्ट टू द एम्प्लॉय ऑन ओकेजन ऑफ दीपावली कहता है, गुड्स कॉस्टिंग 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल कह दे। तो ये जितने सारे केसेज मैंने यहाँ पर रखे हैं ना, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे रिवर्सल अलाउड है। रिवर्सल का मतलब कि जो हमने इनपुट जितना हमने शो किया था इनपुट जीएसटी, हमें उसको रिवर्स यानी कि कैंसिल करना है, या जितना आउटपुट जीएसटी आईजीएसटी चाहे सीजीएसटी शो किया था हमें उसको कैंसिल करना है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम इसकी एंट्री पास करेंगे, देखिए यहाँ पे कैसे काम चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन में, सर ये रिवर्सल ऑफ इनपुट आउटपुट जीएसटी कहाँ अलाउड है? मेरे बच्चे बहुत जगह अलाउड है, बहुत जगह, लेकिन आपको वो सारी चीज़ें जितने जगह अलाउड है ना वो टैक्स का विषय है। अकाउंटिंग के अंदर में जो चीज़ आपको पता होना चाहिए आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के मुताबिक में, वो सब कुछ मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आइए जरा आप यहाँ पे शुरू करेंगे। फर्स्ट एंट्री मेरे साथ पास कीजिए, बताओ गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे, तो हम क्या बोलेंगे जी? परचेजेज अकाउंट डेबिटेड। और परचेज के टाइम पे जब भी आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो हम क्या लेकर आएंगे? इनपुट। और क्योंकि ये इंट्रा स्टेट कह रहा है, एक ही स्टेट के अंदर में, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को आप डेबिट कीजिए और आपका इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट कीजिए। एंड टू आपने परचेज किया क्या जी? ऑन क्रेडिट ना, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट। यानी कि क्रेडिटर्स को हमें जो पेमेंट करना होगा उसमें से एक तो 5 लाख जितने का हमने परचेज किया हमें वो पेमेंट करना होगा, और आपका 12% को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए, 6% यानी कि 30,000 यहाँ एंड 30,000 आपका यहाँ पे, तो 5 लाख एंड 60,000 का अमाउंट आपने क्या किया? यहाँ पे एंट्री पास किया। दिस इज द फर्स्ट एंट्री वी हैव पास। खत्म होगी बात आपका। परचेज गुड्स रिटर्न किया आपने, जो हमने परचेज किया था ना बच्चे वापस कर दिया। अब खुद सोचो, अगर मैं किसी से परचेज करूंगा और मैं कहूँगा कि ठीक है जी ये पेमेंट करूंगा, ये पेमेंट करूंगा, ये पेमेंट करूंगा, लेकिन जब मैंने जो परचेज गुड्स था वापस कर दिया तो अब उसमें से प्रोपोर्शनली कुछ पेमेंट नहीं करूंगा, और जब नहीं पे करूंगा तो क्रेडिटर जो हमारे लायबिलिटी था उसको क्या करेंगे? हम डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिटर अकाउंट को आप डेबिट कर दीजिए। आप परचेज को कम करने के लिए क्या लिखते हैं? टू परचेज रिटर्न अकाउंट। टू परचेज रिटर्न अकाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे। और मेरे बच्चे इनका रिवर्सल हो रहा है तो आप बोलेंगे टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू आप बोलेंगे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट आपका, ठीक है ना। तो कितने का गुड्स रिटर्न हो गया? 40,000। तो 40,000 का ये लीजिए आप यहाँ पे, इस पे 6% यानी कि 2400, और ये भी कितना? 2400। तो आपका कितना हो गया? 44,800 की आपने एंट्री पास की। इसमें कोई डाउट आपको? इसमें कोई डाउट नहीं सर। तो हमने ये भी काम पूरा किया, ये हमने सेकंड एंट्री को कंप्लीट कर लिया। चलिए नाउ कम टू थर्ड पॉइंट। आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पे थर्ड में कहता है कि गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। मेरे बच्चे ध्यान रखना, जिस गुड्स को आपने परचेज किया था बिजनेस में कि हमें इतने गुड्स का भैया हमने एज इनपुट हमने यूज करना है, एज रॉ मटेरियल यूज करना है, तो जिस गुड्स को आपने परचेज किया था एज रॉ मटेरियल यूज करने के लिए अगर उनमें से कुछ गुड्स प्रोप्राइटर विड्रॉ कर लेता अपने घर के लिए, तो मेरे बच्चे वो आपका फिर इनपुट नहीं माना जाता। फिर आप अपने बिजनेस, क्योंकि बिजनेस में यूज नहीं हुआ ना एज इनपुट आपका, तो हमें पता क्या करना होगा कि अगर गुड्स विड्रॉ किया ऑनर ने फॉर द पर्सनल यूज, तो हम तो एक तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड है ना, जो नॉर्मल एंट्री होता है वो तो हुआ ड्रॉइंग्स टू परचेज अकाउंट, पता है ना। परचेजेज यानी कि गुड्स को हम कम कर देते हैं एंड ड्रॉइंग्स यानी कि कैपिटल से माइनस कर देते हैं। और जो इनपुट जो था, इनपुट जिस जीएसटी को हमने कहा था कि हम इनपुट लेंगे, अब कैसा इनपुट? बिजनेस में कहाँ आपने यूज किया? अरे अगर कोई चीज़ कोई हमने परचेज किया है टू यूज एज इनपुट तब तो आप लोगे, तो हम कहते हैं भैया फिर इनपुट कैंसिल करना पड़ेगा, यानी कि टू आपने क्या बोला? इनपुट आपका सीजीएसटी अकाउंट एंड टू इनपुट आपका एसजीएसटी अकाउंट आपका, वो इनपुट ही कैंसिल हो जाएगा। परचेज को कम करना होगा क्योंकि गुड्स वो इनपुट के रूप में यूज नहीं होगा, उसको इनपुट कम कर देना होगा, है ना। तो आपने क्या बोलना है जी कि आपका परचेज कितने से कम हो गया? 20,000 का ना, तो 20 से आपने परचेज कम कर दिया। इस पे आपका 6% यानी कि 1200 ये
एंड 1200 ये आपका, ये क्या हो गया 22,400, है ना। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई गुड्स हमने परचेज किया है, उस गुड्स का रिटर्न हो जाए, अब वो भी इनपुट के रूप में यूज नहीं हुआ, तो हमें इनपुट कैंसिल करना होगा उसके साथ का। कोई गुड्स हमने परचेज किया था, उसमें से ओनर कुछ घर लेके चला गया, वो भी एज इनपुट बिजनेस में यूज नहीं हुआ, उसका भी इनपुट क्या करना होगा, हमें कैंसिल करना होगा। तो जितना इनपुट आपने डेबिट किया था ना कि हम जाके आगे एडजस्ट करेंगे, उसमें सब ये एडजस्ट करना अलाउड आपका नहीं रहेगा, वो कैंसिल हो गया। इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ जीएसटी, रिवर्सल ऑफ जीएसटी आपका, ठीक है ना। फोर्थ में आप आइए, फोर्थ आपका कहता है कि गुड्स कॉस्टिंग 50,000 लॉस्ट बाय फायर। मेरे बच्चे, जो गुड्स हमने परचेज किया था उसमें से 50,000 लॉस्ट बाय फायर हो गया, आग लगी, चोरी, आग लगे, चाहे चोरी हुआ, लॉस्ट हो गया। मुझे बताओ, जो गुड्स लॉस्ट हो गया आग लगने से, चाहे चोरी होने से, क्या उसको एज इनपुट आप बिजनेस में यूज कर पाए? नहीं कर पाए, कैंसिल करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे ना, एक तो लॉस बाय फायर, आप कहोगे लॉस बाय फायर अकाउंट को आप डेबिट कीजिए, एंड टू आप क्या बोलेंगे जी, परचेजेज को कम कीजिए, परचेजेज अकाउंट आपका कम हो जाएगा, और जो आपका इनपुट था ना वो कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो इनपुट यूज नहीं कर सकते आप। तो इनपुट कहते हैं कि CGST अकाउंट, एंड टू आप कहेंगे इनपुट SGST अकाउंट आपका, ठीक है ना। सर हमें एक ना बात पूछना है, मेरे बच्चे कुछ भी मत पूछो, कुछ भी नहीं, इसके पीछे में जितने टेक्निकलिटी है ना, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या रीजन है, वो टैक्स का विषय है, अकाउंट्स का विषय है नहीं। यहाँ तो आपको बोल दिया गया है, मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम में यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको बता रहा है कि भैया गुड्स लॉस बाय फायर हो गया, यानी कि इनपुट नहीं ले सकते, हमें कैंसिल करना पड़ेगा। गुड्स विड्रॉ किया ओनर ने, हम इनपुट नहीं ले सकते, हमें कैंसिल करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। गुड्स कुछ हमने क्या किया जी, चैरिटी के रूप में किसी को दे दिया, फ्री सैंपल के रूप में दे दिया, गुड्स चोरी हो गया, इन सब के अंदर में आपका रिवर्सल ऑफ इनपुट करना होगा, वो अलाउड नहीं है। रीजन मेरे बच्चे टैक्स का विषय है, हम लोग उस पर क्यों बात करेंगे, है ना। आपको तो ये जो चीज़ें, ये जो बताया ना 1 2 3 4 5 6, ये 6 केसेज है, सॉरी 6 नहीं 5, ये 5 केसेज है जहाँ पे रिवर्सल होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको कैंसिल करना होगा, बस इतना ही समझना आपने। आपको थ्योरी में भी दिखाऊंगा जो बुक में आपका है, इसके सिवाय ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, क्या सेक्शन है, वो सब टैक्स, आपको अकाउंट्स उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, लॉस बाय फायर, कितने का गुड्स लॉस्ट हो गया जी, कहाँ चला गया, 50,000 का ना, तो परचेजेज हमने क्या किया, 50,000 से कम कर दिया, 50 पे 6% कितना हो जाएगा, 3,000 आपका ये एंड 3,000 आपका ये, तो 56,000 का आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप एंट्री दिखाएंगे, लॉस बाय फायर आपका 56,000, ठीक है ना, दोनों मिला के आपका, ठीक है, इतने का आपको लॉस हो गया। इसके बाद बताइए आगे आपका, तो फोर्थ खत्म हो गया। अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर में, आपके फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर में फिफ्थ क्या है यहाँ पे, गुड्स कॉस्टिंग 10,000 गिवन एज गिफ्ट टू द एम्प्लॉय ऑन ओकेजन ऑफ दीपावली। अगर आपने कुछ गुड्स जो परचेज किया था, आपने दीपावली में अपने कस्टमर को, चाहे किसी और को, चाहे एम्प्लॉय को गिफ्ट के रूप में दे दिया, वो भी एज इनपुट यूज नहीं हो पाया, कैंसिल करेंगे, ठीक है ना। तो आई जरा फिफ्थ एंट्री में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे फिफ्थ एंट्री ये लीजिए आप, यहाँ पे मैं बता दूँ फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ में कहता हम क्या बोलेंगे जी, एक तो आपका गिफ्ट टू एम्प्लॉयज, गिफ्ट टू एम्प्लॉयज अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, आप सैलरी भी डेबिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। टू क्या जी, परचेजेज अकाउंट, परचेजेज अकाउंट आप यहाँ पे, एंड टू आप क्या बोलेंगे, इनपुट CGST अकाउंट, एंड टू इनपुट आपका SGST अकाउंट आपका, ठीक है ना। तो कितना 10,000 का है, 10,000 यहाँ लिखा, 6% 600 यहाँ पे, 600 यहाँ पे, यानी कि 11,200 रुपीज़ का अमाउंट निकल के आ गया। फिफ्थ एंट्री भी कंप्लीट हो गया। सिक्स एंट्री में आइए, गुड्स कॉस्टिंग 30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, हमने फ्री सैंपल में के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कस्टमर को आपका। तो अगर फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो भी हमने कहाँ यूज किया है इनपुट आपका, तो हम क्या करेंगे जी, फ्री सैंपल एक्सपेंस को आप यहाँ पे डेबिट कीजिए, सैंपल अकाउंट को आपका डेबिट कीजिए, एंड टू आप क्या बोलेंगे जी, परचेजेज। पता है ना, गुड्स सेल के सिवाय किसी भी रीजन से आपका कम होता है तो टू परचेज अकाउंट लेकर आते हैं, एंड टू हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, आपका इनपुट कैंसिल किया जाएगा, इनपुट CGST अकाउंट, एंड टू इनपुट आपका SGST अकाउंट आपका,
ठीक है ना। तो फ्री सैंपल कितना 30,000 गुड्स है, परचेज कम कीजिए 30 से, इसका 6% यानी कि 1800 एंड 1800, तो ये 33,006 रुपीज़ का खर्च रिकॉर्ड होगा। ये सारे आपके एग्जाम्पल से रिवर्सल, तो याद कीजिए हमारे अकाउंटिंग के लिए रिवर्सल जो इनपुट आपका था उसका रिवर्सल कहाँ कहाँ अलाउड है। परचेज, अगर परचेज है तो परचेज रिटर्न, उस परचेज में से जो ओनर ने विड्रॉ किया फॉर द पर्सनल यूज आपका वहाँ पे कैंसिल होगा। फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, गिफ्ट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, थेफ्ट हो जाए, लॉस बाय फायर हो जाए, चोरी हो जाए, चैरिटी के रूप में दिया, उन सब के ऊपर में हमने क्या किया यहाँ पे दिखाया कि बस इतना ही ध्यान रखना है, इसके सिवाय कुछ और भी अगर हाँ सेल्स का रिवर्सल कहाँ था, सेल्स रिटर्न, और वहाँ कोई दूसरा नहीं है, सेल्स का सेल्स रिटर्न, उसके सिवाय कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना ही रिवर्सल आपको पढ़ने हैं अकाउंटिंग के पर्पज़ के लिए। क्लियर ना मेरे बच्चे? ये सर, तो मैंने क्या क्या ये भी बता दिया, आप इसकी जल्दी से कॉपी कीजिए। उसके बाद मैं कुछ आज और भी अच्छी अच्छी बातें करने वाला हूँ। आपको नहीं पता कि आप दुनिया से, जो दुनिया में बाकी बच्चे हैं उनसे कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को, जो इस चैप्टर की थ्योरी है उसको भी प्रैक्टिकली आप समझ रहे हैं। फिर आपकी बुक का जो थ्योरी है उनको भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। पहले इसकी कॉपी कर ले जल्दी से आप। आइए अब मेरे बच्चे, हमारा इसके अंदर में अगला जो टॉपिक आपका है और जो लास्ट टॉपिक जिस पे कि हम प्रोसीड करेंगे, लिखिए आप यहाँ पे सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी फ्रॉम आउटपुट जीएसटी। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मेरे बच्चे ध्यान समझना, मैं किस टॉपिक पे लेकर आ रहा हूँ। आप देखिए, आज जब हमने क्लास शुरू किया था ना, शायद आज की क्लास में नहीं, ये आज ही की क्लास में, ये देखो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे आपका जो आउटपुट जीएसटी है उसको इनपुट जीएसटी से सेटअप किया था। सेटअप का मतलब कि आपका एडजस्टमेंट करना कि ठीक है जी, आउटपुट जीएसटी क्या था, इतना हमें पे करना है। अब जो हमें पेमेंट करना है उसको सेटअप हमने किससे किया था, यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी से सेटअप किया था। अब यहाँ पे हमारे पास परेशानी क्या है ना बच्चे, ध्यान समझना इस टॉपिक को, जो बताने का मेरा मेन रीजन है कि हमारे पास क्या है। एक मिनट ध्यान सुनिए, लिखना बंद करेंगे। मान लीजिए सीओसी क्या करता है, सीओसी क्या करता है कि आपका सेल करता है टू अदर स्टेट, ये सिर्फ अदर स्टेट को सेल करता है। तो जब अदर स्टेट को सेल करेगा, अभी लिखना नहीं, सुनना मेरी बात, अगर ये अदर स्टेट को सेल करेगा तो इसके पास आउटपुट आईजीएसटी का पेमेंट करेगा ये। अगर ये मान लो मैं क्या करता हूँ कि सीओसी क्या करता है कि जो मैं सेल करता हूँ ना, मैं अपनी सारी क्लासेज मान लीजिए कि दिल्ली में रहकर दिल्ली छोड़ के बाकी के बच्चों को भेजता हूँ, मतलब कि दिल्ली से बाहर भेजता हूँ। तो मेरे केस में क्या है कि 2 स्टेट इन्वॉल्व है, और जब 2 स्टेट इन्वॉल्व होगा तो मैं क्या करूँगा, आईजीएसटी आपका पे करूँगा, गवर्नमेंट को पे करूँगा। जो कस्टमर को मैं बच्चों को क्लासेज बेच रहा हूँ उस पर जो जीएसटी बनेगा वो क्या बनेगा, आईजीएसटी बनेगा। तो मेरे बच्चे यहाँ पे क्या है कि अब मान लो कि मुझे जो आईजीएसटी पे करना है ना, वो मान लीजिए 5 लाख रुपीज़ का अमाउंट पे करना, मान लो यहाँ पे। लेकिन जो मेरे पास इनपुट अवेलेबल है ना, इनपुट, वो इनपुट मेरे पास क्या है जी, आईजीएसटी का भी है, सीजीएसटी का भी है और एसजीएसटी का भी है। सर ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं जिन सर्विसेज को परचेज करता हूं, मैंने क्या करना है जी, मान लो कि जो मेरा लैंडलॉर्ड है जिसको कि मैं रेंट पे कर रहा हूं वो दिल्ली में रहता है, तो मैं दिल्ली में, वो दिल्ली में, तो फिर क्या होगा, मैं उसको क्या पे करूंगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, क्योंकि इंट्रास्टेट हो गया। मैं जो पेन ड्राइव परचेज करता हूं, जिन पेन ड्राइव में क्लासेज मेरे बच्चों के पास जाता है, वो मान लो कि मैं क्या करता हूं जी कि दूसरे स्टेट, मान लो महाराष्ट्र से मंगाता हूं, तो वहां पे क्या मैं आईजीएसटी पे कर रहा हूँगा। मैं मान लो कि आपका जो यहाँ पे आपका रेंट पे क्या, वो टेलीफोन बिल पे करता हूँ, जो टेलीफोन चार्जेस पे करता हूँ, मोबाइल चार्जेस पे करता हूँ, मान लो कि दिल्ली में है तो दिल्ली में ही पे कर रहा हूँ, तो वहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी आपका होगा। मतलब इनपुट के रूप में मेरे पास 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आउटपुट के रूप में भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। मान लो कि मैं यहाँ से रह के कुछ सेल आपका दिल्ली में कर रहा हूँ, कुछ दिल्ली से बाहर कर रहा हूँ, तो दिल्ली में रह के दिल्ली में जो सेल कर रहा हूँ उसमें कौन सा जीएसटी पे करूँगा, मैं आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी। और जो दिल्ली से बाहर सेल कर रहा हूँ उसमें क्या पे करूँगा, आईजीएसटी पे करूँगा। ये तो कॉमन है, कुछ भी हो सकता है। पॉइंट ये है कि अगर मान लो कि सीओसी ने यहाँ पे
जो सेल किया अदर स्टेट को, मान लो सिर्फ अदर स्टेट को, और 5 लाख रुपीज का मुझे क्या करना है कि जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन आप जानते हैं कि जब 5 लाख का पेमेंट होता है उसके पहले क्या होता है कि इनका एडजस्टमेंट होता है, नेट अमाउंट में पे करता हूं। तो सवाल उठता है कि मान लो आईजीएसटी मेरे पास सपोज दैट 80,000 का इनपुट पड़ा हुआ है, इसमें मान लीजिए 30,000 का इनपुट पड़ा हुआ है, इनमें मान लीजिए 30,000 का इनपुट पे किया हुआ है। तो क्या ये सारे इनपुट मैं इसमें से एडजस्ट करा सकता हूं, या फिर अगर ये आपका आउटपुट आईजीएसटी है तो सिर्फ इनपुट आपका जो आईजीएसटी है वही एडजस्ट करा सकता हूं? आखिर हमारा कानून क्या बोलता है, हमें ये भी जानना होगा बच्चे, आगे की अकाउंटिंग को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए जानना होगा ना। तो मैं अब आपको वो सेटिंग ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सेटिंग ऑफ हमारा जो लॉ है, हमारा कानून है, वो क्या बोलता है आपका, ठीक है। और इस बात को, ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोलना चाहता हूं दोबारा सुनिए कि 5 लाख का मेरे ऊपर में आउटपुट जीएसटी बना, मुझे गवर्नमेंट को आउटपुट आईजीएसटी बना जो गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन मेरे पास 3 तरीके का मान लो यहाँ पे इनपुट जीएसटी पड़ा हुआ है, तो 3 में से कौन सा इनपुट को मैं यहाँ पे एडजस्ट करा सकता हूँ, कौन सा नहीं करा सकता हूँ, उसके बारे में हमारा कानून क्या बोलता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इस बात को समझाने के लिए मेरे बच्चे मैं पता क्या करूँगा, पहले वो 3 मान लीजिए जो मैं जब सेल करता हूँ तो मेरे लिए पेबल क्या क्या हो सकता है, मेरे लिए पेबल हो सकता है आउटपुट, मेरे लिए पेबल हो सकता है आउटपुट आईजीएसटी, मेरे लिए पेबल हो सकता है गवर्नमेंट को आउटपुट आपका सीजीएसटी, और मेरे लिए पेबल हो सकता है आउटपुट आपका एसजीएसटी। ये हमारा पेबल हो सकता है ना, ये पेबल हो सकता है। मैं लिख भी देता हूं, ये पेबल आपका कब होगा, ये कब पेबल आपका होगा, इन केस ऑफ, ये पेबल होगा इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल। ऐसे मैं पहले समझा चुका हूं, दोबारा समझाने को लॉजिक नहीं बनता, बट फिर भी अगर मैं इंटर स्टेट सेल करता हूं बच्चे, तो ये मुझे क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। और इसका पेमेंट आपका कब होगा, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल। अगर मैं इंट्रा स्टेट सेल कर रहा हूं मेरे बच्चे, तो उस केस में ये हमारे पेबल होंगे, है ना, पेबल होंगे। तो अब इनसे सेटअप में किसका करा सकता हूं, मतलब कि इनसे किनका सेटअप अलाउड है। ध्यान दीजिए, पहले मैं इसकी बात करता हूं। अगर आउटपुट आईजीएसटी है, आउटपुट आईजीएसटी मान लीजिए मुझे 6 लाख का पेमेंट करना है और मेरे पास इनपुट पड़े हुए हैं, तो मैं किसका एडजस्टमेंट करा सकता हूं वो बताता हूं। मुझे ध्यान से सुनना, अगर ये आउटपुट आईजीएसटी है ना, तो पहले आपका ऑप्शन में सेटिंग ऑफ अलाउड है आपका इनपुट आपका आईजीएसटी से, इनपुट आईजीएसटी मतलब आउटपुट आईजीएसटी जो हमें पे करना है उसके अगेंस्ट अगर कोई इनपुट का हमारे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, सेटअप कर देंगे, बाकी नेट अमाउंट पे करेंगे। पहले स्टेप में आपका ये। अगर मान लीजिए इसके बाद मेरे पास कुछ और भी अभी पेबल बनता है, मान लीजिए 3 लाख रुपीज ये है, 3 लाख में 1 लाख रुपीज आपका ये बना, तो 2 लाख और पे करना है ना। अगर मेरे पास क्रेडिट अभी बाकी में पड़ा हुआ है तो कहते हैं कि इसके बाद आप एडजस्ट कर सकते हो, सेटअप कर सकते हो इनपुट आपका सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी को, यानी कि सेंट्रल टैक्स वाला। और उसके बाद भी मेरे बच्चे अगर कुछ मान लो कि आपका अभी एडजस्टमेंट हो सकता है, तो तीसरे स्टेज में हमारे पास क्या है जी, इनपुट आपका यहाँ पे एसजीएसटी का अमाउंट। सर समझा नहीं आप क्या बोलना चाहते हो, मैं समझाऊंगा ना। पहले लिख लो मेरे बच्चे कि आउटपुट आईजीएसटी जो हमें पे करना है, अगर उसके अगेंस्ट आपके पास इनपुट पड़े हुए हैं, तो इनपुट का जो सेटअप होगा वो इनपुट का सेटअप आपका इन तीनों का हो सकता है। और जिस सीक्वेंस को मैंने दिया है एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस को आप यहाँ पे ब्रेक नहीं करेंगे। आप प्लीज कॉपी करें जल्दी से, आप यहाँ पे जल्दी से कॉपी करेंगे। ये हो गया आपका, ये सर मेरा हो गया। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे मेरे बच्चे, हमेशा जब आपको सेटअप करना होगा तो दिस इज द वे आपका। अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या निकल के आता है। मैं सोच रहा हूँ ना कि एक एग्जाम्पल करके मैं आपको दिखा दूँ क्या, एक एग्जाम्पल करके। ये सर एग्जाम्पल दिखा दीजिए। तो एक काम करता हूँ, इस पेज को क्योंकि अभी यहाँ पे लिखना है, मैं जगह छोड़ के मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल ये लीजिए, मैं आपको देता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, जो भी नंबर होगा, मैं नंबर भूल गया। एक एग्जाम्पल लिखिए आप यहाँ पे। एग्जाम्पल कहता है कि आउटपुट आईजीएसटी ये आपका मान लीजिए 6 लाख रुपीज का अमाउंट है,
6 लाख का। आउटपुट आईजीएसटी का मतलब क्या हो मेरे बच्चे, इसका मतलब हुआ कि पेबल, जो आपको पे करना है, पेबल टू गवर्नमेंट, जो हमें गवर्नमेंट को पे करना, जो हमारे ऊपर लायबिलिटी आपका है, जो हमारी लायबिलिटी है, और हम लोग जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ऑलरेडी पेड, जो हम आज तक अपने इनपुट पे ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट, अपने जो इनपुट्स हमारे थे उन पे जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, वो मान लो उसके अंदर में कहता है मेरे बच्चे कि हमने इनपुट, हमने जो जीएसटी पे किया उसमें इनपुट आईजीएसटी हमारे पास हमने पे करके रखा हुआ है 1,80,000 का अमाउंट आपका, मान लीजिए 1,80,000। हमने यहाँ पे सपोज दैट इनपुट आपका जो सीजीएसटी है, सीजीएसटी वो हमने पे करके रखा हुआ है 70,000 का अमाउंट आपका। हम लोगों ने अगर मान लीजिए इनपुट आपका यहाँ पे एसजीएसटी आपका अगर है पड़ा हुआ कितना 70, नो डाउट कि ये जितना होगा वही उतना भी होगा। तो ये हमारे पास क्या है जी, इनपुट्स पड़े हुए हैं। कहता है कि ये जो 6 लाख आपको गवर्नमेंट को पे करना है, इस 6 लाख का पेमेंट करने के लिए आप इनमें से किनका एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, किनका सेटअप किन से कर सकते हो। तो हमने कहा कि देखो जी, आपको 6 लाख में अगर सेटअप करना है तो हमारे इस टेबल के मुताबिक मेरे बच्चे, हमारे इस टेबल के मुताबिक हमने कहा कि तीनों से सेटअप अलाउड है, तीनों से। और तीनों से जब सेटअप अलाउड आपका है तो ये जो सीक्वेंस हमने बताया ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये तो एक सिंपल केस है, आगे कुछ और भी आएगा। ये सीक्वेंस हम ब्रेक नहीं करेंगे, पहले इनपुट आईजीएसटी, फिर इनपुट सीजीएसटी, फिर इनपुट आपका एसजीएसटी। आज मैं आपको इसको याद भी करा दूंगा, अभी कभी आप चिंता ना कीजिए, पहले आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कहता है कि कैलकुलेट नेट जीएसटी पेबल, जो आपको नेट पे करना है वो कितना अमाउंट निकल के आएगा। तो सॉल्यूशन मेरे बच्चे हम लोग क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे यहाँ पे आउटपुट आपका आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी आपका यहाँ पे निकल के आएगा कितना जी, हमें जो पे करना है 6 लाख रुपए का अमाउंट। इसमें से मेरे बच्चे जब हम सेटअप करेंगे, जब सेटअप यानी कि जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो पहला किसका करेंगे, अगर वो आईजीएसटी है तो पहले आप इनपुट आईजीएसटी को एडजस्ट कीजिए, इनपुट आईजीएसटी आपका एडजस्ट होगा। ये अमाउंट कितना निकल के आ रहा है 180। तो हम ये सारे एज्यूम किए हुए फिगर है, एज्यूम किए हुए आपका फिगर 180। इसके बाद दूसरा हमने क्या बोला था, इनपुट सीजीएसटी एडजस्ट होगा, इनपुट सीजीएसटी आपका। तो इनपुट सीजीएसटी एडजस्ट कितना हो गया 70,000 का अमाउंट आपका, 70,000 का। और फिर आप यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे किसका जी, इनपुट एसजीएसटी का, अगर रिक्वायरमेंट आता है तो अभी बहुत रिक्वायरमेंट है, कितना 70,000 का। तो इस तरीके से मेरे बच्चे नेट अमाउंट जो आप पे करेंगे, नेट अमाउंट आपका जो पेबल होगा, जो गवर्नमेंट को आपको पे करना होगा, वो अमाउंट कितना, 6 में से आपने 320 हटा दिया, यानी कि 2,80,000 का अमाउंट आपका, 280 का अमाउंट। आप समझ लो ना, सेटअप करना यानी कि जब हम फाइनली गवर्नमेंट को पे करने जाएंगे तो जो हमें आउटपुट आईजीएसटी पे करना है उसमें से कौन कौन सा सेटअप हो सकता है और कितने किस सीक्वेंस से, वो आपको बताया मैंने। याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। देखो याद करने का इसका सिंपल तरीका क्या है, यहां से मैं आपको दिखाऊंगा। अगर ये आउटपुट आईजीएसटी है, आईजीएसटी क्या था, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब क्या बताया था जी, ये हमने बताया था बच्चे, इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब कि जिसमें जब दो स्टेट के बीच में सेल होता है तो उसमें क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो आपका एक ही जीएसटी चार्ज करती है, अपने पास पैसा इकट्ठा करती है, अपने पास रखती है, और बाद में उसमें से कुछ पैसा अपने रखती है, कुछ पैसा क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है ना। मतलब कि जो आईजीएसटी का अमाउंट है, वो आईजीएसटी का अमाउंट क्या हो रहा है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आने के बाद उसमें से कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती है, कुछ बाद में क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को भी देती है। याद है ना आपको, मैं एक बार दोबारा याद दिला दूं क्या, आप ऐसे पता नहीं क्यों मुझे देख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो आपका जीएसटी होता है उसके लिए दो बातें बताया था। एक हमने कहा था इंट्रा स्टेट और एक हमने कहा था इंटर स्टेट। जब इंट्रा स्टेट था तो इस केस में क्या है जी कि हम पहले से ही दो में बाइफर्केशन किए थे, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी का टैक्स किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ये किसके पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन इंटर स्टेट में क्या होता है जी, एक ही टैक्स है आईजीएसटी, और ये किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में क्या करती है कि अपने पास जो उसके पास इसका पैसा आता है, कुछ पैसा रखती है अपने लिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कुछ पैसा क्या करती है कि जो ये दो स्टेट इन्वॉल्व है ना,
जब इंटर स्टेट होता है दो होता है, तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है और ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें वो दे देती है कितना कितना, वो हमारे लिए विषय नहीं है, हम टैक्स पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, हम अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, बट ये जाता है दोनों के पास। तो मेरे बच्चे सेटअप को करते समय भी आपको इस बात को ध्यान रखना होगा, याद रखना, अगर मैं यहाँ पे सेटअप कर रहा हूँ किसका, अगर मैं सेटअप कर रहा हूँ कि आउटपुट, अगर मैं आउटपुट IGST जो हमें पे करना है उसके अगेंस्ट अगर सेटल कर रहा हूँ, तो इसको सेटल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको सेटल करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो कहते हैं कि इसको सेटल करने के लिए पहले क्या करो, IGST है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, तो आप पहले सेंट्रल गवर्नमेंट वाला यानी कि IGST ही सेटअप पहले कीजिए। उसके बाद मेरे बच्चे, उसके बाद क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास और अमाउंट बचता है तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है उससे सेटअप कीजिए। अब देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कहाँ चला गया वो, यहाँ पे कि ये जो आपका आउटपुट IGST किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो इसका सेटअप करने के लिए पहले हमने सेंट्रल गवर्नमेंट का इनपुट लिया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का CGST लिया, और क्योंकि इसमें से बाद में कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना है तो हमने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट का भी यहाँ पे इनपुट यहाँ पे एडजस्ट किया। जब उनको देंगे तो उनका एडजस्टमेंट भी तो करेंगे। तो ये आपका सीक्वेंस चलता है, आउटपुट IGST, इनपुट IGST, इनपुट CGST और इनपुट आपका SGST। याद रहेगी बात आपको, बोलो मेरे बच्चे, याद रहेगी बात? यस सर। अब देखो यहाँ पे, अब शायद आप खुद दिमाग में डेवलप कर लेंगे, अगर मुझे आउटपुट CGST का सेटलमेंट करना है, सेटअप करना है, तो आउटपुट CGST ये किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, है ना बच्चे। तो अगर ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इसका सेटअप करना है तो पहले इनपुट मैं सेटअप करूंगा, इनपुट आपका CGST से, है ना, जो नाम है उसी से सेटअप करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, सेटअप करूंगा इनपुट, इनपुट आपका IGST से। सर IGST क्यों, अरे ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है जी, जो हमें पे करना है ना उसमें से हमारा जो इनपुट है माइनस कर लो, जो IGST वो भी तो हमारे पास आएगा, वो भी माइनस कर लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, यहाँ पे इनपुट, इनपुट जो आपका SGST होता है, इनपुट SGST, उससे सेटलमेंट अलाउड नहीं है, उससे सेटलमेंट अलाउड नहीं है। इसको डॉटेड काट देना, मतलब कि नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या हुआ जी, इससे सेटिंग ऑफ, इससे सेटिंग ऑफ नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, आप इससे सेटिंग ऑफ नहीं कर सकते, ये आप इसे सेटिंग ऑफ नहीं कर सकते। तो जो आउटपुट CGST सेंट्रल गवर्नमेंट का को जो पे करना है, उससे सेंट्रल गवर्नमेंट के से जो इनपुट है वही सेटअप होगा। और प्रायोरिटी में अगर ये CGST है तो CGST, दूसरा IGST, और फिर SGST तो अलाउड ही नहीं है, काट देना, लिख के काट दिया, मतलब कि अलाउड नहीं है, दो ही अलाउड आपका है। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि शायद अब आप ये समझ सकते हो अपने आप, अगर आउटपुट SGST का हमें सेटअप करना है तो पहले मैं क्या करूंगा जी, इनपुट SGST से करूंगा, इनपुट SGST से, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो GST जाना है तो स्टेट गवर्नमेंट से जो हमारा इनपुट है पहले हम उसका सेटअप करेंगे। इसके बाद मेरे बच्चे आप सेटअप कर सकते हो इनपुट, इनपुट IGST से भी। सर अब इनपुट IGST क्यों, वो तो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है। हाँ बदमाश, जाना है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन बाद में क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट इस फंड से पैसा आपका एलोकेट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है बाकी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, इसलिए क्या होता है कि क्योंकि इसमें से कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का जो आउटपुट GST उससे सेटलमेंट अलाउड है। ये मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी आप टैक्स में पढ़ोगे होंगे ना, उस सब चीज़ के बारे में मैं क्यों ज़्यादा डिटेल में जाना चाहता हूँ। लेकिन SGST जो स्टेट गवर्नमेंट का है, आपका जो पेमेंट करना है, वो कभी भी आप जो एक्सक्लूसिवली जो CGST यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना बच्चे, उससे आपका सेटिंग ऑफ अलाउड नहीं है। SGST का सेटअप हम किससे कर सकते हैं, SGST इनपुट से। उसके बाद वो जो कॉमन फंड है जो IGST यानी कि जिसमें से कि स्टेट एंड सेंट्रल दोनों के पास जाना है, लेकिन SGST से जो एक्सक्लूसिव सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा उससे सेटअप नहीं कर सकते, है ना, नॉट अलाउ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, काट दिया, मतलब कि आप भी याद रखना, ये इसका मतलब है कि सेटिंग ऑफ नॉट अलाउड, नॉट अलाउड आप नहीं कर सकते हैं। जिसका जिसके साथ सेटअप अलाउड है उन्हीं के साथ करेंगे, अदरवाइज उस अकाउंट में पैसा बचा रहेगा, नेक्स्ट टाइम जब आपका होगा तो उसमें सेटलमेंट करना, अदरवाइज मत करना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रूल यही है मेरे बच्चे, ठीक है ना।
अब मैं इस पे एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसकी भी आपकी मास्टरी हो जाए, और मास्टरी होने के लिए मैं चाहता हूं कि अगले पेज पे आऊं और मैं एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दिखाऊं। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 2 आपका यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है एग्जाम्पल नंबर 2 में कि आउटपुट जो आपका CGST है, ये कहता है कि मान लीजिए रुपीज कितना ले लो, 4,80,000, 480। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया पेबल टू गवर्नमेंट। जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है मेरे बच्चे, जो हमारे ऊपर में लायबिलिटी है, वो कितना है जी? आपका 480 का। लेकिन हमारे पास यहाँ पे इनपुट पड़ा हुआ है, इनपुट IGST पड़ा हुआ है हमारे अकाउंट में, हमारे पास पड़ा हुआ है इनपुट आपका CGST, हमारे पास पड़ा हुआ है इनपुट आपका SGST, ये हमारे पास पड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पड़ा हुआ मान लीजिए 1,30,000 का अमाउंट आपका, यहाँ पे आपका पड़ा हुआ है 80,000 का अमाउंट, यहाँ पड़ा हुआ है 80,000 का अमाउंट। इतने बैलेंस पड़े हुए हैं। बोलता कि कैलकुलेट नेट अमाउंट पेबल टू गवर्नमेंट। आपको जो पे करना है नेट अमाउंट पेबल टू गवर्नमेंट, या जो नेट अमाउट पेड टू गवर्नमेंट, आपको जो हमने पे किया वो बताइए अमाउंट कितना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से पूछ सकते हैं मेरे बच्चे, ध्यान रखना। 2 नहीं 2 नंबर 1 नंबर में आपके लिए रिलेवेंट होते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर में हम क्या करेंगे, हमने कहा कि भैया हमारा जो आउटपुट आपका CGST है, यानी कि जो हमें पे करना है, वो कितना पे करना है? 4,80,000 का अमाउंट, 480 का अमाउंट। अब इसमें से हम क्या करेंगे जी? सेट ऑफ करेंगे। पहले सेटिंग ऑफ करना स्टार्ट कर रहा हूं, यानी कि जो हम एडजस्ट कर सकते हैं। बताइए कि अगर ये आउटपुट CGST है, आउटपुट CGST सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो हम पहले क्या करेंगे? जो एक्सक्लूसिव सेंट्रल गवर्नमेंट का है इनपुट CGST, उसको एडजस्ट कीजिए। सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना आपने। सर कर दिया तो गलत हो गया, और क्या, 0 मार्क्स मिलेगा। इनपुट CGST कितना आपका है? 80,000। आप पहले उसको एडजस्ट कीजिए। कर दिया हमने। आउटपुट CGST से हमने पहले इनपुट CGST, फिर CGST सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो फंड जाएगा वो इंटीग्रेटेड है ना, उसमें भी दोनों का होता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे जी? इनपुट जो आपका IGST हम उससे एडजस्टमेंट करेंगे, और इनपुट IGST कितना है? 1,30,000, 130 आपका। मुझे बताओ क्या इसमें से आउटपुट CGST में जो इनपुट SGST है उसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते मेरे बच्चे। तो बस आपका जो यहाँ पे इनपुट लिख देता हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना, SGST जो आपका है वो आपका यहाँ पे सेटअप नहीं किया जा सकता, नॉट अलाउड। एग्जाम में आप इसको लिखे ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप बस 2 दिखा दें। तो 480 में कितना में पे करना पड़ेगा? 2,70,000। हमें 270 नेट आपका जो पेबल अमाउंट है वो निकल के आ गया। इतना पैसा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, 2,70,000। कोई डाउट मेरे बच्चे? नहीं सर। तो आपको ये सेटअप वाली बातें समझ में आना चाहिए, पूरी बात समझ में आना चाहिए। मैं आपको एक तीसरा एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ, और तीसरे एग्जाम्पल के अंदर में मैं नहीं चाहता कि पेज को मैं चेंज करूँ, मैं यहीं पर आपको दिखाना चाहता हूँ। आओ ना, लिखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 आपका। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कि आउटपुट SGST, यानी कि जो आपका पेबल है, पेबल टू गवर्नमेंट, जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है, वो आपका कहता है SGST है। ये कहता है मान लीजिए कि 3 लाख रुपीज़ का अमाउंट है, 3 लाख रुपीज़। और मेरे बच्चे हमारे पास जो इनपुट अवेलेबल है, कहता है कि इनपुट IGST हमारे पास अवेलेबल है, हमारे पास इनपुट आपका CGST अवेलेबल है, हमारे पास इनपुट अवेलेबल है आपका SGST का अमाउंट। आपका 3 इनपुट हमारे पास अवेलेबल है। जो इनपुट IGST है वो 1,20,000 का अमाउंट। इनपुट CGST मान लीजिए आपका अवेलेबल है 70,000 का अमाउंट, और ये भी मान लीजिए 70,000 का। बोलता है कि कैलकुलेट नेट अमाउंट पेबल, जो आपको पेबल है टू गवर्नमेंट, वो अमाउंट कितना निकल के आएगा? नेट जो आपको पे करना, यानी कि सेटिंग ऑफ करने के बाद। सॉल्यूशन मेरे बच्चे आप क्या करेंगे इसमें? आपका आप कहना कि एक तो पहले आउटपुट SGST, ध्यान रखना है, एस मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट का, जो हमें स्टेट गवर्नमेंट को जो हमने GST पे करना है 3 लाख रुपीज़। अब यहाँ पे हम सेट ऑफ करना अलाउड करते हैं, बताइए पहले इनपुट SGST है ना, इनपुट SGST, स्टेट तो स्टेट का सेटअप होगा,
कर दिया हमने। दूसरा आप मुझे बताओ किस में कर सकते हैं जिसमें स्टेट का भी पैसा है, IGST, यानी कि इनपुट IGST से हम यहाँ पे सेटअप करेंगे 1,20,000। क्या मैं स्टेट वाले में से सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है यानी कि इनपुट CGST का सेटलमेंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, ये अलाउड नहीं है। तो नेट जो अमाउंट आपका पेबल है, जो आपको गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ेगा, वो 3 में कितना 198 आई है, यानी कि 1,10,000 का अमाउंट। और इस तरीके से काम आपने पूरा किया। आप मेरी बातें समझ रहे हो ना बच्चे? बोलो ना हाँ, आप मेरी बातें समझ रहे हो ना? जितने भी GST को लेकर बातें हो सकती है, वी हैव डन ईच एंड एवरीथिंग, नथिंग इज लेफ्ट, नथिंग इज लेफ्ट, नथिंग इज लेफ्ट, कुछ भी नहीं है। एक बार आप जल्दी से अपने बुक में आ जाइए थोड़ी थ्योरी के रूप में और चेक कीजिए मेरे साथ यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर GST में क्या आपको थ्योरी दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन टू GST ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत टैक्स कई तरीके के होते थे। इंडायरेक्ट टैक्स में आपका वैट, आपका सर्विस टैक्स, ये वो अब खत्म होकर आपका एक ही टैक्स रह गया जिसको कि GST वो देख लेंगे। प्री GST सिनेरियो क्या था, वो बहुत दिक्कतें था। गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग होते थे एक्साइज ड्यूटी पे करते थे, कौन चार्ज करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सेल, थ्योरी पार्ट देख रहे हैं, थ्योरी जल्दी से बुक में देखिए, थ्योरी पे मैं यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रहा, थ्योरी देखेंगे बुक में। फिर कहता है ऑन सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट जब होता था तो वैट लगता था, ऑन सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट होता था तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। मेरे बच्चे ऑन प्रोविजन ऑफ जब सर्विस कुछ प्रोवाइड करते थे सर्विस टैक्स लगता था। इतने सारे टैक्सेज लगते थे बदमाश। और टैक्स भी क्या हो कि डिफरेंट अथॉरिटी चार्ज करती थी, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट, और फिर एक का ऊपर टैक्स, एक के ऊपर टैक्स, जिसको हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। कैस्केडिंग मतलब एक के ऊपर एक टैक्स लगाना, वो बहुत दिक्कतें आपको होती थी। तो उस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए किसका जन्म हुआ? GST का। पोस्ट GST सिनेरियो पे आप आ जाइए। पोस्ट GST में क्या हुआ? सब कुछ ठीक हो गया। हम लोगों ने क्या किया जी, यहाँ पे आपका यही चीज़, आप कुछ नहीं समझाने वाला। अब मैं क्यों समझाऊं? क्योंकि इन सारी बातों को, इनपुट GST क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, जब मैं प्रैक्टिकली आपको समझा चुका हूँ, दुनिया का कोई भी बच्चा नहीं होगा जो नहीं समझ सकता। आप इसको आराम से पढ़ जाएंगे। साइलेंट फीचर ऑफ GST देखिए क्या है जी। GST इज लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये आप ऑलरेडी जान चुके, बता चुका हूँ। अगर अंडर GST कहता है टैक्स इज लेविड ओनली ऑन द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज। यस मेरे बच्चे, वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज का मतलब कि जो हमने देखा कि भैया जैसे हमने ये किया था ना, वैल्यू एडेड एट ईच स्टेट, कि हमने क्या किया था कि मान लीजिए हमने कोई इनपुट हमने परचेज किया, मान लो 100 रुपीज़ का, और उसको एज आउटपुट हमने सेल कर दिया, आउटपुट हमने सेल कर दिया मान लो 500 रुपीज़ पे। तो मान लीजिए GST का रेट अगर आपका यहाँ पे 12% है, तो हमने इस पे GST कितना पे किया था? 12 रुपीज़। इस पे हमारा GST कितना बना जी? 500 का 12% यानी कि आपका 60 रुपीज़ आपका। तो क्या गवर्नमेंट को हमने 60 पे किया था? नहीं सर, हमने कितना पे किया था? 60 - 12 यानी कि 48। यानी कि जितनी वैल्यू हमने ऐड किया ना बच्चे, ये देखो 100 और 500 का डिफरेंस कितना हो गया? 400। इस 400 का 12% कितना होता है? 48। वही हमने टैक्स पे किया। हमने जितनी वैल्यू उस गुड्स या सर्विसेज में अपने पास ऐड की है, हम उतना ही क्या करते हैं? गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। तो वैल्यू जितना ऐड किया गया उस पर टैक्स पे किया गया। ये भी एक फीचर है आपका GST का, ठीक है ना। फिर कहता है देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स का मतलब कि कैस्केडिंग इफेक्ट जो बता रहा है। कैस्केडिंग मतलब होता है जी कि आपका टैक्स लगा, फिर उसके ऊपर में टैक्स लगा, फिर उसके ऊपर, पहले होता था, अब थोड़े होता है, वो भी खत्म हो गया। और अंडर GST देयर इज ए हार्मोनाइजेशन ऑफ लॉ प्रोसीजर रेट्स ऑफ टैक्स अक्रॉस द कंट्री। यस, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि आज क्या हार्मोनाइजेशन मतलब एक जैसा हो गया है। जो आपका प्रोडक्ट कहीं भी आप इंडिया में लो, मोर और लेस सेम मिलता है, क्योंकि टैक्स आपका बिल्कुल सेम है, कहीं अलग अलग आपका नहीं है। फिर आपका जो प्रोसीजर है आपका GST कैलकुलेट करने का, रेट का जो रेट्स जो है आपका पूरा ऑल ओवर इंडिया में सेम है, कहीं अलग अलग नहीं है ना। तो ये आपके फीचर्स निकल के आ जाते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ टैक्सेज अंडर GST बता चुका हूँ आपको। इंट्रास्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट में, इंट्रा में आपका CGST हो जाएगा, SGST हो जाएगा, और एक आपका बता रहा बच्चे यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि UTGST। ये बस थ्योरी के लिए आपको समझिए, कुछ आपको दिक्कत नहीं है। हमारे देश में ना कई सारे यूनियन टेरिटरी हैं। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है जहाँ पे स्टेट नहीं है मेरे बच्चे, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आपका आता है, उसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। जैसे कि चंडीगढ़ आपका हो गया, मैंने यहाँ पे नाम दिया भी है। जैसे कि हमारे देश में आपका अंडमान निकोबार हो गया, आइसलैंड लक्षद्वीप हो गया,
लद्दाख हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, दमन दीव हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सब क्या होते हैं? यूनियन टेरिटरी। तो पता है क्या होगा, जो यूनियन टेरिटरी होते हैं ना, वहाँ पे बस एक ही चीज़ फ़र्क समझना कि जहाँ पे आपका SGST था ना, मैं यहाँ दिखा दूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जो यूनियन टेरिटरी होता है मेरे बच्चे, वहाँ पे क्या होगा, अगर वो यूनियन टेरिटरी में आता है, यूनियन क्या लिख रहा हूँ, अगर वो यूनियन आपका टेरिटरी के अंदर में आपका आता है देश में, तो जैसे कि हमने क्या किया था कि जब सेल इन्होंने किया था इंट्रा स्टेट, जब इन्होंने किया था, जब सेल अभी तक हमारा इंट्रा स्टेट हुआ था, तो दो तरीके का था, क्या? CGST और अब था SGST, ये था ना बच्चे। तो अगर यूनियन टेरिटरी का जब सेल होता है तो वहाँ पे क्या होता है? CGST तो रहेगा, अब यहाँ पे A हट के क्या हो जाएगा? UG आ जाएगा, UT आ जाएगा, यूनियन टेरिटरी GST आपका, और कुछ भी नहीं। सेम एप्लीकेशन इनका भी सेटिंग ऑफ, अब UT GST का सेटिंग ऑफ किससे होगा? जैसे आपने इसका पढ़ा था, क्या उसको बोलते हैं, इसका ये SGST का, क्योंकि यहाँ पे S ना आके क्या हो गया? UT हो गया, बाकी सब कुछ सेम है। तो इनका एडजस्टमेंट पहले किससे होगा? इनपुट आपका UT GST से, फिर इनपुट आपका IGST से, फिर आपका ये, और कहीं कोई चेंज नहीं है। अकाउंटिंग करते समय भी अगर यूनियन टेरिटरी आपका आ गया तो वहाँ पे S ना लिखे UT लिखते हैं, और बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली सेम आपका। तो वही आपको समझ लेना यहाँ पे, ये किस में आपका होगा? जब ये इंट्रा स्टेट सेल होगा। जब इंटर स्टेट होगा तब तो वहाँ टेंशन ही नहीं है, पूरे इंडिया में कहीं भी हो IGST लगता है आपका, ठीक है ना बच्चे? वो आपको बता दिया यहाँ पे आपका। उसके बाद आपका इनपुट आउटपुट GST हम समझा चुके हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट क्रेडिट अंडर GST। यूटिलाइजेशन मतलब कि वही सेटिंग ऑफ, चाहो तो आप लिख लो यहाँ पे, यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST का मतलब कि सेटिंग ऑफ, जो मैंने आपको यहाँ पे आपको समझाया हुआ है। तो आप इसको कहिए या तो आपका सेटिंग ऑफ, या फिर कहिए यूटिलाइजेशन ऑफ, यूटिलाइजेशन ऑफ आपका इनपुट है ना, इनपुट अगेंस्ट आउटपुट आपका, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, मीनिंग आपका सेम निकल के आता है। इसके बाद अगले पेज पे आपका इनपुट GST और आउटपुट GST में मैंने डिफरेंसेज आपको बता दिए, हम लोग पढ़ चुके हैं। इनपुट GST देखेंगे नेचर में एट द टाइम ऑफ परचेज लगता है, आउटपुट क्या होता है? सेल के टाइम पे लगता है। इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन आपका इनपुट GST के अंदर में दो होते हैं, इनपुट CGST, इनपुट SGST, वहाँ पे सिर्फ IGST होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। फिर एडजस्टमेंट मैंने बता दिया है, रिवर्सल मतलब कहाँ कैंसिल होगा वो बता दिया, यूटिलाइजेशन बता दिया मेरे बच्चे, कहीं कुछ इसमें नहीं है। और आगे की जो चीज़ें आपका एंट्री का वो मैंने आपको समझा ही दिया है, कुछ भी ऐसा नहीं दिखता। कोई अच्छे एग्जाम्पल्स अगर मेरे पास दिख जाए तो मैं वो भी कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पे करा दूँ। हाँ जी बच्चों, अब मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन जहाँ ट्रिकी लैंग्वेज में उल्टे सीधे जो काम कर सकते हैं उनकी भी मैंने यहाँ पर रिकॉर्डिंग करके और ये क्वेश्चन बनाया हुआ है। आइए जरा स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या निकल के आता है। एक्चुअली दो एग्जाम्पल बनाया मैंने, एग्जाम्पल ए जिसमें कि मैंने यहाँ पे बोल दिया कि आपको फर्म के बुक में एंट्री करना जो कि दिल्ली के अंदर में है, और दूसरा मैंने एक एग्जाम्पल और बनाया है आपके लिए, एक एग्जाम्पल और बनाया है जिसमें कि मैंने कुछ और भी, दो एग्जाम्पल में, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन आपका पहले तो आप एक बार एग्जाम में देखना कि कहीं आपका बोल रहा है कि दिल्ली में, अगर नाम बताएगा तो दिल्ली, यानी कि दिल्ली में जो सेल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट, और दिल्ली के बाहर यानी कि इंटर स्टेट, ठीक है ना। तो शुरू कीजिए आप, पहले फर्स्ट नंबर, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, फटाफट काम करना है। सोल्ड गुड्स टू राम 5 lakhs का इन दिल्ली, अगर दिल्ली में सेल किया मेरे बच्चे तो ये क्या हो गया? इंट्रा स्टेट। तो हम क्या लगाएंगे आपका? CGST SGST। तो आपको कहना है राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और सेल किया आपने, सेल किया तो जब सेल करोगे तो इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा जी? आपको पे करना होगा आउटपुट CGST, और आपको पे करना होगा टू आउटपुट क्या? SGST, है ना। तो मुझे बताइए हमने सेल कितने का किया है? 5 lakhs का सेल्स किया आगे में 5 lakhs, और 12 को आपको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा 6, यानी कि 30,000 एंड 30,000। तो अमाउंट आपका यहाँ पे बन गया 5,60,000 का अमाउंट आपका। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। सेकेंड में आप आइए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश
टू कस्टमर फ्रॉम मुंबई, मेरे बच्चे मुंबई यानी कि दिल्ली से बाहर हो गया, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश हमारे पास आएगा। एक तो हमने जो सेल किया उसका पैसा कस्टमर से लूँगा, और क्योंकि ये इंटर स्टेट है तो हम कलेक्ट करेंगे यहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे आपका आउटपुट क्या जी, IGST। समझो मेरी बात ना, अगर सेल किया इंट्रा तो फिर ये, और अगर सेल किया आपका इंटर स्टेट तो फिर आपका ये। कितने का सेल किया हमने कस्टमर को, 8 लाख का, तो 8 लाख आपका यहाँ चला गया। और GST 18% है, बताइए जल्दी से 8 लाख रुपीज़ का 18% कितना होगा, तो 18 लाख का अगर 18 लाख का अगर हम कितना है बदमाश, 8 लाख का अगर हम 18% निकालते हैं तो 1,44,000 आपका, यानी कि 9,44,000 का कैश हमारे पास कलेक्ट हुआ होगा। तीसरा कहता है कि परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन इन दिल्ली में मेरे बच्चे, तो दिल्ली यानी कि आप क्या बोलेंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड। अब मैं क्यों समझाऊं, परचेजेज अकाउंट डेबिटेड और परचेज के साथ क्या आ जाएगा, इनपुट CGST, और दूसरा आपका आ जाएगा इनपुट आपका SGST, है ना, क्योंकि आपका दिल्ली और दिल्ली में हो रहा तो इंट्रा स्टेट हो गया। एंड टू किससे परचेज किया था, सोहन से, तो टू सोहन अकाउंट आपका। मुझे बताइए हमने परचेज कितने का किया है, 1,20,000, तो 120 का अमाउंट आपके पास आ गया। इनपुट आपका कितना निकल के आया, 6%, यानी कि 7,200, तो कितना हो जाएगा आपका, 1,34,400 रुपीज़ का अमाउंट आपका। इसमें कोई डाउट आपको बिल्कुल नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यू आर नाउ स्ट्रॉन्ग एनफ टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। फोर्थ में कहता है मेरे बच्चे, परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम नोएडा यूपी में है, तो हम क्या करेंगे, हमने अगर आप दूसरे स्टेट से किए तो परचेज अकाउंट डेबिटेड, फिर आप बताइए यहाँ पे आ जाएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, आप कहेंगे इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड, एंड टू आपने क्या किया, परचेज गुड्स इन कैश फ्रॉम कैश, नाम नहीं बता रहा, कैश में ना, टू कैश अकाउंट, है ना। तो हमने कितना पेमेंट किया होगा, एक तो हमने परचेज किया 150 का, तो 150 यहाँ पे ले लिया, और 5% का GST है, तो जरा बताओ 150 का 2.5 कितना आ गया आपका, ये आ गया 3,750, ये आ गया 3,750, तो 1,57,000 का अमाउंट आपका यहाँ निकल के आ गया, है ना बच्चे, यही आ गया ना, 75 नहीं गलत, प्लस 1,50,000, ये 1,57,500 का अमाउंट निकल के आएगा, 157,500 रुपीज़ का अमाउंट आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चौथा भी हो गया। पांचवा, ये मैं इधर मिटा दूं, मुझे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पांचवा आपका यहाँ पे करना शुरू करेंगे। कहता है कि आपने यहाँ पे क्या क्या टेलीफोन बिल पे किया। देखो टेलीफोन बिल अक्सर हम क्या करते हैं कि किसको पे, टेलीफोन मतलब मोबाइल बिल, और आज सारे स्टेट का ना, मतलब जितने भी मोबाइल सर्विसेज है, रिलायंस, जियो, पता नहीं कौन कौन सा, वोडाफोन, हर एक स्टेट में उसकी सर्विस है। तो वो क्या करेगा, वो ब्रांच आपका उसी ब्रांच से कलेक्ट किया होगा। ऐसे एग्जाम में आपको बताएगा, मैं फालतू में क्यों बता रहा हूँ, बट ये मानते हुए क्योंकि टेलीफोन बिल है आपका, अपने लोकल का जो वेंडर होगा लोकल में ही अपने पे किया होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका एक्सपेंस हो गया 5th पॉइंट आपका, कि टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिटेड। समझ लो मेरी बात, आपको एग्जाम में सोचना नहीं है मेरे बच्चे, है ना। आपका ये टेलीफोन बिल हो गया, रेंट आपका हो गया, ये सब क्या होता है, हम उसी स्टेट के लोगों से को जहाँ रहते हैं उन्हीं को तो पे किया होगा, उन्हीं के स्टेट का आपका, तो हम इंट्रा स्टेट मान लेंगे। ऐसे एग्जाम में आपको बताएगा, मुझसे डाउट सेशन मत पूछना कि टाइम पे कि सर ये इंट्रा स्टेट आपने क्यों ले लिया, ये एज्यूम किया, एग्जाम में बताएगा आपको। टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिटेड। 2 आप बताइए क्या बोलेंगे जी, सॉरी इनपुट लेंगे अभी इस पर, ये पे करेंगे, हम पे करेंगे इनपुट CGST, और हम पे करेंगे इनपुट SGST, एंड 2 आपने पे किया तो बैंक अकाउंट या 2 कैश अकाउंट, आपकी मर्जी। 10,000 हमने यहाँ पे लिख दिया, आपका 12% है, यानी कि 600 यहाँ पे, 600 यहाँ पे, 11,200 का अमाउंट निकल के आ गया। आई जरा यहाँ पे 6 पॉइंट, रिसीव कैश फ्रॉम राम। ओहो, अरे राम, एक मिनट, राम को ये देखो इसी से लिंक किया मैंने। राम से हमें कितना लेना था, 560 लेना था ना, वो सेल का पैसा प्लस GST का पैसा 560। कहता कि 560 में से राम ने क्या किया, 2,40,000 का पेमेंट कर दिया।
लेकिन 240 में से 2 लाख उसने क्या क्या हमें दिया है, मतलब कि उसने कहा कि देखो जी 560 का पेमेंट करना है, 560 में ना 240 आपको दे रहा हूँ, लेकिन बदमाश ने 240 में सिर्फ 2 लाख दिया, 40 का हमसे डिस्काउंट ले लिया। एक बार मेरे बच्चे आपने सेल की एंट्री कर दी है ना, तो आगे उसके बाद जो कैश डिस्काउंट आप देते हो ना अर्ली पेमेंट के चलते, अब गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है। वो कहते भैया जितने से इनवॉइस कट गया ना उतना तो मुझे जीएसटी चाहिए ही चाहिए। तो मेरे बच्चे यानी कि अगर आपके दिमाग में आएगा कि यार ये तो जो हमने उस एक काम करूँ ना, मैं एक काम करता हूँ, कन्फ्यूजन आपको ना हो तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पूरा ले लेता हूँ, इन सेटलमेंट ऑफ 5,60,000 पूरे 560 के बदले में, ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो। उसने क्या किया 5,40,000 का हमें पेमेंट किया है, ये क्वेश्चन बोलता है। मतलब कि जो राम से 560 लेना था उसने क्या किया 520 का पेमेंट किया, 540 का 20,000 हमसे डिस्काउंट ले लिया। तो इसकी एंट्री क्या होगी, नॉर्मल एंट्री मेरे बच्चे। आप राम से कैश रिसीव कर रहे हो तो आप अपने बिजनेस में कैश को बढ़ा दीजिए, कितना आ गया 5,40,000। राम के अकाउंट को हटा दो, बताओ राम ने कितने के बदले में पेमेंट किया 560, तो अब 560 राम से हटा दीजिए, 20,000 आपने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट अकाउंट आपका 20 से डेबिट हो जाएगा। आपके दिमाग में कभी ना उठे कि सर रिवर्सल नहीं होगा, रिवर्सल मेरे बच्चे कैश डिस्काउंट के टाइम पे नहीं होता है, वो आपने बाद में डिस्काउंट दिया नहीं दिया वो आपका बिजनेस पॉलिसी है, उसको गवर्नमेंट को उससे मतलब नहीं। उन्होंने सेल कर दिया, एवरी सेल परचेज पे हम क्या करते हैं, सेल के टाइम पे आपका जीएसटी लगता है, उसके बाद आप कुछ भी करें हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसका मतलब निकल गया, आप प्लीज कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद और भी बहुत सारे प्रोस्कॉन्स होते हैं, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर अकाउंटिंग आपका अभी के टाइम पे। थोड़े आप जब रियल लाइफ में जाओगे तो उसको सीखोगे आप। यहाँ पे 7th में आप आइए, पेड कैश टू सोहन इन 1,15,000 इन फुल सेटलमेंट। अरे सोहन को हमें कितना पे करना था, ये देखिए सोहन को पे करना था हमें 1,34,400। तो मेरे बच्चे सोहन अकाउंट को हमने पे कर दिया, यानी कि सोहन की लायबिलिटी हमारे पास से खत्म हो गई। कितने से खत्म हो गई 1,34,400। लेकिन हमने जो उसको पे किया है ना टू कैश अकाउंट, हमने कितना पे किया आपका 1,15,000। तो बाकी का डिस्काउंट मिल गया हमें, नॉर्मल एंट्री जैसे आप करते हैं। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट या टू डिस्काउंट कितना हो जाएगा 19,400 रुपीज़ का अमाउंट। समझ मेरी बात ना, ये हमने क्या किया यहाँ पे आपका एंट्री कर लिया। मैं बार बार कह रहा हूँ सेल की एंट्री परचेज की एंट्री करने के बाद आपको बाद में कुछ कैश डिस्काउंट मिलता है या लेता है, उसे जो इनपुट आउटपुट जीएसटी उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। हमने वो एंट्री कर लिया। फिर आइए जरा सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 क्या था वो, ये ठीक था, ये लिखा था हमने सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 एंड चार्ज CGST SGST 6% ईच। लो इसने खुद ही बता दिया आपका कि भैया इसका मतलब कि वो नहीं बता रहा कि हमने सेल किसको किया, लेकिन जब CGST और SGST बता दिया इसका मतलब क्या वो इंट्रास्टेट रहा होगा, उसी पे लगता है आपका। तो हम क्या करेंगे जी सोल्ड गुड्स फॉर 50,000, तो हम बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड है ना टू सेल्स अकाउंट। और सेल्स के साथ साथ हम क्या करेंगे कस्टमर से लेंगे आउटपुट आपका CGST एंड टू आपका आउटपुट आपका SGST। कितने का हमने सेल किया है जी 50,000 का। कहता है कि ध्यान रखना CGST SGST 6% ईच, यानी कि टैक्स रेट कितना हो गया 12%। वो खुद ही कह दे 6% इसका 6% इसका है। तो 3,000 आपका ये 3,000 आपका ये, यानी कि कैश आ गया 56,000 का अमाउंट। क्वेश्चन खत्म हो गया। वो लैंग्वेज किसी भी तरीके से देगा, कुछ भी देगा, बट यू नो एवरीथिंग हाउ टू मेक द एंट्रीज, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ GST, विच GST इज गोइंग टू बी अप्लाइड ऑन इंट्रा स्टेट इंटर स्टेट, यू नो एवरीथिंग मेरे बच्चे। नोबडी कैन कम्पीट विथ माई स्टूडेंट्स, आपसे कोई कम्पीट ही नहीं कर सकता। जितनी शक्तियां, जितने पावर, जितने मैं कैसे बताऊं, मैं इस चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते मेरे शरीर के अंदर में 2 से 3 इंच का इंक्रीमेंट हो गया है। वो पावर जो है ना इस चैप्टर का वो मेरे अंदर आ गया आपको पढ़ाते हुए। आप एक बार जाके आईने के सामने कम से कम अपना एक बार शरीर देखो, मुझे लगता है कि आपके बॉडी में कम से कम 10-10 मीटर का चेंज आया होगा। 10-10 मीटर आपके बॉडी का पार्ट बढ़ गया होगा। अब जाके देखो आईने के सामने, विश्वास नहीं है तो
तो ये हमने बता दिया। अब एक थोड़ा सा और एक गेम आपको खिलाना चाहता हूँ, वो भी गेम खेल लीजिए। यहाँ पे कुछ और भी लैंग्वेज बेस्ड चीज़ें हैं, लैंग्वेज बेस्ड, जहाँ पे कुछ ऐसा लैंग्वेज दे दे आप ना पढ़ो तो फिर कहीं गलती ना करके आ जाओ। तो उससे बचाने के लिए मैंने क्या किया, एग्जाम्पल नंबर 2 बनाया हुआ है। सॉल्यूशन में आप आइए। इस पर मैंने नहीं बोला कि किसके बुक में एंट्री पास करना है, तो नो डाउट कि फर्म के बुक में। फर्म कहाँ है मैंने नहीं बताया, चिंता नहीं करना। अगर वो नहीं बताएगा तो ये क्वेश्चन में सारी बातें बताएगा। देखो कैसे बता रहा है। 2 जनवरी की आप मेरे साथ एंट्री कीजिए। सोल्ड गुड्स टू सुजीत फॉर ₹28,000 इंक्लूडिंग CGST SGST। समझ गए होंगे आप कि अगर ऐसे बोलेगा इसका मतलब क्या हुआ, जो वो इंट्रा स्टेट रहा होगा। तो मुझे बताओ एंट्री क्या बनेगा। सोल्ड गुड्स टू सुजीत, सुजीत से हमें पैसा लेना है, तो सुजीत अकाउंट डेबिटेड है ना, टू सेल्स अकाउंट। एक तो हमें आपसे पैसा सेल्स का लेना है और इसके साथ साथ हमें लेना है जी, हमने अपने आउटपुट पे जो आपसे CGST और हमने आपसे लेना है आउटपुट आपका SGST है ना। सेल पे हम क्या, हमारे आउटपुट पे जो टैक्स होगा इसको बोलेंगे। तो मेरे बच्चे सेल क्या 28 का यहाँ पे रिकॉर्ड कीजिए। कहता है कि 6% ईच, तो जरा बताओ 28,000 का 6% कितना होता है। 28,000 का 6% आपने निकाला, ये आ गया 1680, ये भी आ गया 1680, तो इंटू 2 और प्लस आपका 28,000 अमाउंट हो गया 31,360 रुपीज़ का अमाउंट। इसमें कोई डाउट आपको, इसमें कोई डाउट बचे नहीं सर, तो काम खत्म हुआ। आओ ना थोड़ा और आगे चलते हैं और 5 जनवरी की मैं आपको एंट्री यहाँ पे दिखाता हूँ। 5 जनवरी का रिसीव 25,200 फ्रॉम सुजीत। ओहो, हमें सुजीत से मेरे बच्चे इतना पैसा लेना था 31,360, उन्होंने इतना पे किया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, अभी बताया मैंने। कैश हमारे पास कितना आ गया, कैश हमारे पास आ गया यहाँ पे 25,200 का अमाउंट है ना। आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, कैश एंड टू सुजीत का अकाउंट, क्योंकि फुल सेटलमेंट है। फुल सेटलमेंट का मतलब कि जितना अमाउंट आपको देना था वो सारा लायबिलिटी खत्म हो गया। नो डाउट कि इतने के बदले में इतना ही पैसा आया, तो बाकी आपने डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट देने से कोई आपका GST पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। 31,360 माइनस आपका 25,200, ये आपका आ गया 6,160 का डिस्काउंट। कोई डाउट इसमें नहीं सर। आओ जरा मैं फटाफट 7 जनवरी की एंट्री दिखाऊं। 7 जनवरी की सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर ₹30,000, चार्ज IGST बता दिया, वो बताएगा या तो बताएगा प्लेस स्टेट या फिर क्या करेगा कि ये चार्ज करो। तो ठीक है, IGST चार्ज करना है ना। हमने किसको सेल किया है, कपिल को। तो आपने क्या किया, कपिल अकाउंट को आपने डेबिट किया। टू आपने कहा सेल्स अकाउंट, और हमने इनसे लिया होगा जी आउटपुट आपका IGST। सेल हमने किया है 30,000 का, आउटपुट IGST हो जाएगा 12% यानी कि 3600। तो टोटल कपिल से कितना लेना है, 33,600 का अमाउंट। 7 तारीख की भी एंट्री हमने कर लिया। अच्छा लो एक मिनट, जोश में आ गया, ठहरो। सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर ₹30,000, चार्ज IGST इतना, रिसीव 12,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी रिसीव्ड आफ्टर 1 मंथ। ओहो, तो पूरा नहीं, हमने इसमें से कैश रिसीव कर लिया है, कैश अकाउंट डेबिटेड कितना आ गया है 12,000। तो बाकी बताओ अभी कपिल से और कितना पैसा हमें लेना है। आप एक काम कीजिए, ये गलत हो गया, तो 12,000 आपका यहाँ चला गया और बाकी कितना जी, तो 33,600 में से आप हटा दो 12,000, तो आपका आ गया 21,600 रुपीज़ अभी और कपिल से हमें लेना है। कोई दिक्कत नहीं, ये सब चीज़ सीख चुके हैं बदमाश, इसमें थोड़ा ही कुछ आपका है। 12 जनवरी सोल्ड गुड्स टू मनप्रीत फॉर ₹1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% एंड चार्ज IGST, ये भी आप कर चुके हैं। मनप्रीत को सेल किया हमने 12 जनवरी को। तो हमने क्या बोला जी, मनप्रीत से हमें पैसा लेना है। मनप्रीत हमारा डेटर हो गया, वरना डेबिट, अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, और IGST है तो टू हम क्या बोलेंगे, आउटपुट IGST। अब ज़्यादा थोड़े सोचना है, सेल के टाइम पे आउटपुट और परचेज के टाइम पे इनपुट आपका है ना। तो जरा बताइए हमने कितना, 1 लाख में 20% हटा दो तो सेल हम रिकॉर्ड करेंगे 80,000 पे, और जो आपका GST होगा आपका 12% ऑफ 80,000, तो कितना हो जाएगा 80,000 का 12%, ये आ गया 9,600।
तो हमें मनप्रीत से टोटल कितना लेना है, 89,600 का अमाउंट है ना बच्चे। 12 जनवरी के भी एंट्री हमारे होगी। 13 का ध्यान देना, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 रिटर्न बाय मनप्रीत। मनप्रीत को मेरे बच्चे जो हमने सेल किया था वो रिटर्न हो गया। दिस इज रिवर्सल ऑफ आपका होता है जीएसटी। तो हम क्या करेंगे, 13 जनवरी को हम एंट्री पास करेंगे। क्या, सेल्स को कम करने के लिए हम सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करेंगे और आउटपुट आईजीएसटी कैंसिल होगा तो आउटपुट आईजीएसटी डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिटेड। एंड 2 अब क्या बोलेंगे यहाँ पे, मनप्रीत। अब मनप्रीत से वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो कहता है कि ध्यान देना यहाँ पे सेल जिसका लिस्ट प्राइस 20,000, लिस्ट प्राइस यानी कि एमआरपी मेरे बच्चे, जैसे इसका था ना 1 लाख रुपये एमआरपी और उसमें ट्रेड डिस्काउंट दिया था, उसी तरीके से लिस्ट प्राइस बता रहा है। तो आप मुझे बताओ कि अगर सेल करते समय 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया था तो रिटर्न भी तो क्या उसी प्राइस पे होगा, यानी कि 20,000 में 20% माइनस करके 16,000। समझ लो मेरी बात ना। अरे जिस गुड्स को वापस किया उसका एमआरपी 20 है और जब सेल करते समय हमने 20% का डिस्काउंट दिया था तो हमने उसकी एंट्री कितने से किया होगा, 20,000 का 20% यानी कि 4,000 हटा के 16 का। जो गुड्स रिटर्न हुआ है वो इसमें आपका मिला हुआ था कितने का, 16,000 का। तो 16 रिटर्न वापस करेंगे एंड 16,000 पे आपका जीएसटी कितना था, आपका 12%। तो 16,000 का बताइए 12% कितना आ गया, 1920 यानी कि 17,920 का अमाउंट आप यहाँ पर लेकर आएंगे। बात समझ आ गई। ये ध्यान रखना, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस कह रहा था, लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी होता है। तो जैसे सेल हुआ था ना जिसका एमआरपी इतना था, ट्रेड डिस्काउंट इतना, तो आप उसको भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही रिटर्न लेंगे, उसी पर एंट्री पास करेंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। यार एक क्वेश्चन था, ओ हो वही सोचूं मैंने, एक गलती कर दी है, मैं अभी सुधार दूंगा, अब चिंता नहीं करना। मैं वही सोचूं क्वेश्चन कहाँ चला गया, पर चिंता नहीं करना, अभी बताऊंगा। पहला ये 17 जनवरी की एंट्री आपका, 17 जनवरी को मैं इसको मिटा दूं, ये मिटा दूं। मैंने गलती की है, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, बट वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। बट पहले 17 जनवरी की एंट्री कर लीजिए, 17 को। कहता है रिसीव्ड कमीशन 15,000, मेरे बच्चे कमीशन आया है तो कैश अकाउंट डेबिटेड है ना। इनकम का नाम क्या है, टू कमीशन। और जब हमने कोई आपका सेल किया, चाहे कुछ अर्न किया, तो हमें उस पर जीएसटी पे करना होगा, यानी कि हम बोलेंगे टू आउटपुट कौन सा जी, सीजीएसटी एंड टू आपका आउटपुट क्या, एसजीएसटी, ठीक है ना। तो आप इसकी एंट्री कर जाएंगे। मुझे पता है कमीशन आपका यहाँ पे 15,000 है और 15,000 पे आपका 6% ईच, यानी कि 900। जब भी हमारे पास कोई रेवेन्यू आएगा बच्चे, हमारा जो सेल हो रहा है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का सेल हो, तो हम क्या करते हैं कि जीएसटी हमारे पास, जीएसटी हमें पे करना होता है, तो वो हमने यहाँ पे क्रेडिट किया आपका। तो कितना हो गया आपका, 16,800 रुपीज़ का अमाउंट, ठीक है ना। अच्छा अब देखो मैंने गलती क्या की थी, ध्यान से। मैंने गलती कैसे हो गया समझ में नहीं आ रहा, बट मैंने गलती की है, मैं आपको बता दूं। उसके पहले ये सारी एंट्री में है, हटा दूं यहाँ पे। ये समझ में आया आपको? यहाँ पे जब गुड्स सेल करते हो आप, तो आप क्या करते हो कि भैया कैश आया, कितना कैश आया, एक तो कमीशन का, और जिस हमने क्या किया होगा, जीएसटी कलेक्ट किया होगा जी, जीएसटी क्योंकि गवर्नमेंट को पे करना है, तो हमने वो एंट्री पास किया। अब खैर मेन चीज़ आई है जो मैंने यहाँ गलती की है मेरे बच्चे, सेकंड की एंट्री मैंने गलत किया है। सेकंड को ध्यान से एक बार दोबारा सुनिए। सोल्ड गुड्स टू सुजीत फॉर ₹28,000 इंक्लूडिंग, यहां लिखा था इंक्लूडिंग सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच, और इस 28,000 में ही जीएसटी का अमाउंट मिला हुआ है, वो कह दिया इंक्लूडिंग है इसके अंदर में। इसका मतलब मेरे बच्चे ये हमने गलत किया, मैं इसको काट के और बिल्कुल सही करके दोबारा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे बच्चे हमने जो सुजीत को सेल किया ना 28,000 का, उसमें कहता है कि आपका जीएसटी मिला हुआ है, तो आप ना इसका मेरे साथ यहाँ पे कर रहे हैं वर्किंग नोट्स, इसका कर रहे हैं आप मेरे साथ वर्किंग नोट। नंबर 1 क्या कि आपका जीएसटी इन सेल्स वो कितना मिला हुआ है, सुनो ना,
ये जो 28,000 का अमाउंट है ना बच्चे, ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। मतलब कि आप देखो जीएसटी कैसे चार्ज करते हो। प्राइस आप क्या लेते हो जी, प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी। हमेशा हम इस पे जीएसटी चार्ज करते हैं ना, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मान लीजिए आपका अगर 100 है, लेट मान लीजिए आप, तो बताओ उसमें जीएसटी कितना आएगा टोटल, जीएसटी दोनों मिला के 12%, यानी कि 12। तो मेरे बच्चे प्राइस जो आपका बनेगा ना इंक्लूडिंग जीएसटी, वो कितना हो जाएगा, 112। इसके सिवाय जितने सारे हमने क्वेश्चन किया ना, सोल्ड गुड्स टू कपिल इतना चार्ज, मतलब कि इतने में सेल किया, बाकी हमने जीएसटी चार्ज किया। सोल्ड गुड्स टू मनीत आपका इतना सेल किया और चार्ज हमने, मतलब ये चार्ज अलग से चार्ज आपका है, बट यहाँ पे पहली बार इंक्लूडिंग कहा था। तो आपको याद होगा कि जब जीएसटी निकालना सेल्स, तो देखो कैसे निकालते हैं जीएसटी का अमाउंट। मुझे बताओ ये जो 28,000 है जो प्राइस बता रहा है, वो एक्सक्लूडिंग है कि इंक्लूडिंग है? एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग, यानी कि 112 के बराबर, जिसके बराबर हम उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और जो हमें निकालना, हमें क्या निकालना, जीएसटी निकालना ना, तो 12 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। बताओ कितना निकल के आ जाएगा। अगर ये समझने में थोड़ी भी दिक्कत है, ये आपने पढ़ा होगा 11वीं 12वीं क्लास में, अगर थोड़ा भी दिक्कत आ रहा है मेरे बच्चे, तो एक ना वीडियो मेरा यूट्यूब पे है, आप टाइप करोगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड सेल बाय संतोष कुमार, तो ये जो काम करो ना, उसका कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है। अब इतने बड़े लेवल में समझाने कोई मतलब नहीं बनता, तो आप क्या टाइप करोगे, या टाइप करना प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड सेल बाय संतोष कुमार, तो दिख जाएगा। 1/5 तो 1/4 कैसे हो जाता है, ये सारी बातें समझाई हैं। फिर भी दिक्कत आएगी तो डाउट सेशन में मुझसे बात कर लेना। मैं तो फिलहाल ये कहता हूँ कि इस बार, क्योंकि जो प्राइस आपको 28,000 दिया ना बच्चे, वो इंक्लूडिंग जीएसटी प्राइस है। इंक्लूडिंग मतलब क्या, ये आपका ये इसके बराबर, तो जिसके बराबर उससे डिवाइड एंड जो निकालना उसको मल्टीप्लाइड। तो जीएसटी कितना आ गया, 28,000 डिवाइड 112 इंटू आपका 12। जीएसटी का अमाउंट आ गया आपका यहाँ पे 3,000, यानी कि 3,000 में आपके दो टुकड़े हुए होंगे, दो पार्ट, आपका एक सीजीएसटी और एक आपका एसजीएसटी आपका। तो कितना 1500 ये एंड 1500 आपका ये। तो मैं लिख देता हूँ, ये 1500 का अमाउंट है बच्चे, ये आपका 1500 का अमाउंट है। तो मुझे बताओ आपका सेल प्राइस आपका कितना रहा होगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जिसमें जीएसटी नहीं मिला हुआ। तो 28,000 आपका टोटल हमने चार्ज किया था, उसमें 3,000 अगर आपका जीएसटी है तो कितना रहा, 25,000, यानी कि ये चला गया आपका यहाँ पे 25,000। तो अब ये आ गया टोटल। सुजीत से हमें कितना लेना था, 28, है ना, ये आपका हुआ होगा। अब सुजीत ने हमें 25,200 पे किया, बाकी तो सब ठीक है। हमने सुजीत से हमें कितना लेना था, 28,000, 25,200 का पेमेंट किया, तो आपका 38 ना, ये 3800 का यहाँ पे आपका डिस्काउंट हो गया, काम खत्म। क्या दिक्कत है, अरे कैसी परेशानी, आप प्लीज कॉपी कीजिए, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं। मैं इस पे 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ ताकि क्लियरिटी आपकी आ जाए, परेशानी ना हो। हमेशा देखना कि कहीं प्राइस आपका इंक्लूडिंग तो नहीं बता दिया। अगर इंक्लूडिंग बता दिया मेरे बच्चे, तो एक एग्जाम्पल और लिखिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना 17, इसी को आगे बढ़ा दूँ क्या, 17 के बाद लिख दो यहाँ पे 20 जनवरी की एक एंट्री। कहता है कि फर्म सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹7,20,000, 720। कहता है कि इंक्लूडिंग, इसमें मिला हुआ है इंक्लूडिंग आपका CGST एंड SGST एट द रेट ऑफ 6% आपका ईच, 6% ईच। बोलता है कि मेक एंट्रीज, आपको यहाँ पे क्या करना है जी, एंट्री पास करना है। तो मेरे बच्चे सॉल्यूशन में हमने कैश पे बेचा, तो हमारे पास कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिटेड। बोलो हाँ। टू, अब क्या बोलेंगे कि एक तो आपने बोला टू सेल्स अकाउंट, और आप बोलेंगे टू आउटपुट क्या, CGST एंड टू आउटपुट
IGST आपका, ठीक है ना। अब देखो ये जो अमाउंट है ना 720 में जो सेल किया है वो कहता है कि इंक्लूडिंग आपका है, और जबकि हमें सेल करना होता है एक्सक्लूडिंग से, क्योंकि सेल की एंट्री सेल प्राइस बाकी यहाँ जाता है। तो मेरे बच्चे वर्किंग नोट्स में आ गए, आपका टोटल सेल बता रहा है इंक्लूडिंग GST, वो कितना है 7,20,720। ध्यान रखना ये जो 6% होता है ना बच्चे, वो कौन से प्राइस पे होता है, वो इस पे नहीं होता, वो इस पे होता है एक्सक्लूडिंग वाले पे, और एक्सक्लूडिंग आपका कितना हमें पता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो को चेंज करते हैं कुछ इस तरीके से। लेट आपका, मैं रिपीट कर रहा हूं, समझ लो ये इंक्लूडिंग GST है, और GST का अमाउंट किस पे निकालते हैं, एक्सक्लूडिंग पे। सारे क्वेश्चन आपने वही किया था। तो एक्सक्लूडिंग अभी तक के सारे क्वेश्चन में पता होता था, बड़े आराम से उस पर निकाल लेते थे। जब नहीं पता तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से, लेट सेल प्राइस एक्सक्लूडिंग GST जिस पे हम रेट अप्लाई करते हैं, हमने उसको 100 मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, बट मैथमेटिक्स हम 100 मानते हैं। तो उस केस में GST हमारा कितना हो जाएगा जी, तो आपका 100 का कितना 6 + 6 दोनों मिला के, यानी कि 12%। ये कितना आ गया, 12 आ गया। तो आपका जो सेल प्राइस मेरे बच्चे, सेल प्राइस इंक्लूडिंग GST जो हमें कस्टमर से चार्ज करना है, इंक्लूडिंग GST जो कस्टमर से चार्ज करना है, वो 112 हो गया। 112 अब निकाल लो आपको जो निकालना है। अगर आपको निकालना है कि भैया हमारा GST कितना है, तो GST निकाल लो। अगर ये सेल निकालना है वो निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको। नंबर टू आप निकाल लो, यहाँ पे मान लो सेल प्राइस एक्सक्लूडिंग GST। कैसे निकालेंगे, पहले जो आपको पता है वो लिख दो आप, 7,20,000। मुझे बताओ ये 720 किसके बराबर है, इंक्लूडिंग GST, यानी कि इसके बराबर। जिसके बराबर उससे डिवाइड कर दो, एंड जो निकालना है, अगर सेल प्राइस निकालना है एक्सक्लूडिंग तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आपको GST निकालना होगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर सकते हो। बताइए कितना, 7,20,000 डिवाइड बाई 112 इंटू आपका 100, ये आ गया आपका 6,42,642,857 का अमाउंट आपका है ना। तो कोई बात नहीं, हमने सेल्स की एंट्री पास कर दी 6,42,857 का अमाउंट, और जो GST हुआ, GST दो तरीके से निकाल सकते हो, इसमें से इसको माइनस कर दो, या फिर चाहो तो आप GST ऐसे निकाल लो। GST कितना हो जाएगा, तो 7,20,000 ये 112 के बराबर है, तो GST कितना 12 आपका। या तो ऐसे निकाल लो, या क्योंकि एक्सक्लूडिंग प्राइस पता चल गया, इसका 12% निकाल लो, सेम आंसर आएगा। तो आपने क्या किया, जब ये निकाला तो आगे मेरे बच्चे 77,143 राउंडिंग अप में। और इसको हमें क्या करना है, दो पार्ट में, क्योंकि आपका इंट्रास्टेट है, तो CGST एंड SGST 2 से डिवाइड कर दो। ये आ गया 38,571 एंड 38,572 राउंडिंग अप में। ऐसे एग्जैक्ट भी लिख सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा 38,571 38,572, और ये आपका एंट्री हो जाएगा जो टोटल अमाउंट हमें चार्ज करना है 720 से। तो मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कहीं वो आपका प्राइस इंक्लूडिंग तो ना बता दे। अगर बताएगा तो ऐसे कर लेंगे, अदरवाइज नॉर्मल तो क्वेश्चन आप ऑलरेडी जानते ही हैं। और मेरे बच्चे इस तरीके से जितने भी पॉइंट्स इसके हैं, ईच एंड एवरी पॉइंट्स वी हैव डन, नथिंग इज लेफ्ट आपका, ठीक है ना। इसकी जल्दी से आप कॉपी कीजिए, फिर इसके आगे मैं बढ़ता हूँ। जल्दी से इसकी कॉपी करेंगे, फिर इसके आगे बढ़ता हूँ। प्लीज़ कॉपी कीजिए आप। चलिए अब मेरे बच्चे आप चेक करेंगे हमारे पास, आप तो अब बहुत मास्टर, मैंने आपके जो बुक्स के क्वेश्चन थे ना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये सब ICAI स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन से मैंने सब करा दिया। मैंने जानबूझ के बुक टच नहीं किया, क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कहता है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल एज्यूमिंग CGST SGST 6% है। सोल्ड गुड्स टू मुकेश लिस्ट प्राइस इतना, ये आप कर लेंगे आप। सोल्ड गुड्स टू मुकेश लिस्ट प्राइस इतना, ट्रेड डिस्काउंट इतना, कैश डिस्काउंट। तो आप क्या करते हो कि ट्रेड डिस्काउंट वाला
आप एंट्री कर दो। एक बार पॉइंट नंबर 2 देख लीजिए आप, गुड्स सोल्ड किया मुकेश को, लिस्ट प्राइस 1 लाख है, 20% ट्रेड डिस्काउंट हटा दो तो कितना हो गया 80,000। 80,000 पे ही मेरे बच्चे CGST और SGST सब निकलेगा जितना सेल प्राइस है। कैश डिस्काउंट का जो अमाउंट है आपका उसको आपका टैक्स से कोई मतलब नहीं है। तो देखो जरा पॉइंट नंबर 2 का आंसर, हमने सेल कितने पे किया 80,000 पे, 80,000 पे ही 6% कितना 6 and 6 हमने क्या किया आउटपुट GST चार्ज कर लिया। तो टोटल पैसा कितना हो गया 89,600 हमें रिसीव करना है। और हमें यहाँ पे कैश डिस्काउंट कितना मिला है 5%। ये कैश डिस्काउंट जितना भी अगर परसेंटेज में होगा तो ध्यान रखना आप सेल प्राइस पे दे सकते हो, आप अपने GST का अमाउंट पे नहीं। GST तो उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट को देना है। तो ये जो 5% कैश डिस्काउंट कह रहा है वो हम किस पे निकालेंगे, ये निकालेंगे आपका 80,000 पे। वो आपका कैश डिस्काउंट यानी कि 4,000 हो गया और बाकी अमाउंट कैश आपको मिल गया, तो बैंक से या कैश से आप एंट्री कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ बन जाएगा, मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सब कर जाएंगे। एक बार जल्दी आ जाइए प्रैक्टिस सेशन के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स आपका विथ रीजन। इन अकाउंटिंग अप्रोच आपका इक्विटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स माइनस करंट, ट्रू है, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्यों पूछ दिया पता नहीं। इन ट्रेडिशनल अप्रोच डेटर इज द रिसीवर, अच्छा ये पीछे के सारे को लेके चल रहा है, ये सिर्फ GST का ही नहीं, जो पीछे हमने पढ़ा ना पूरा सारा का सारा वो आपका जनरल एंट्री सबको लेके चल रहा है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच आपको थ्योरी वाले क्लास में शायद मैंने समझा दिया है। हाँ, वो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज डेबिट द रिसीवर, ठीक है, डेटर रिसीवर है। रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट स्टेट ऑल एक्सपेंसेज लॉसेज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, डेबिट साइड होता है नॉमिनल अकाउंट। जनरल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड सब्सिडी बुक आपका 4th कहता है, तो ये 2 है बच्चे। ये सब चीज़ें ना मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ये सब्सिडी बुक अभी आगे आएगा शायद। एनीवे ये कर जाएंगे आप। 5वां आपका कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, नहीं जी कैपिटल अकाउंट का आपका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। परचेज नॉमिनल है, यस। ऑल पर्सनल रियल अकाउंट आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट। मैं ना अभी GST के बाद ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ कि ये इसकी थ्योरी मैंने पहले बताई है कि आगे है, तो पहले बता दी होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आप आगे क्या करेंगे कि आगे होगा उसे कवर कर लेना आएगा, लेकिन कराऊंगा जरूर। ऑल द पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस, नहीं बदमाश, बैलेंस शीट में जाता है, नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट लॉस में जाता है। एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट कंटेन्स ऑल पर्सनल नॉमिनल अकाउंट, ना एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट आपका कंटेन करता है पर्सनल अकाउंट या फिर रियल अकाउंट, नॉमिनल थोड़े एक्सपेंस थोड़े जाता है उसमें। कैपिटल एक पर्सनल है, यस। जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यस ट्रू है आपका, ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं आपका। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड क्रेडिटेड को, रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, बी ऑप्शन, ठीक है। इन केस ऑफ डेब्ट बिकमिंग बैड अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू बैड डेट्स टू डेटर्स अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट यानी कि ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। ए लिमिटेड हैज 35,000 अकाउंट रिसीव फ्रॉम मोहन ऑन 22 को मोहन मेक्स अ पार्शियल पेमेंट ऑफ 21,000 टू ए लिमिटेड, जर्नल एंट्री ऑन 22 बाई ए लिमिटेड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। ये सब कर जाओगे, मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ, अब कर जाएंगे, ये सब सिंपल क्वेश्चन है, इतने हम लोग टफ काम कर चुके, मैं क्या कराऊँ, मैं नहीं कराने वाला, कर जाइए, कोई दिक्कत आएगी तो मैं हूँ आपके लिए, है ना। ऐसे ठीक है, ख़त्म किया हमने इसको। अगली क्लास में हम लोग आपका जो लेजर ट्रायल बैलेंस है उसको लेके चलेंगे, फिर हमारे सब्सिडरी कैश बुक और फिर आपका कैश बुक, उसके बाद आपका मज़ा आपको आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी मास्टरी होगी, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आएगा। आपको एक ही काम करते हुए चलना मेरे बच्चे, पूरे अपने CA फाउंडेशन की पढ़ाई में अपने संतोष सर पे विश्वास रखना। जितना क्लास में आप मेरे साथ पढ़ के जा रहे हैं उसके सिवाय कुछ आएगा नहीं एग्जाम में, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। विश्वास नहीं है तो मेरे साथ पिछले 25 साल की मेरे साथ हिस्ट्री जुड़ी हुई है, 25 साल से यही होता है, जो पढ़ाता हूँ उसी में से आता है, आपके साथ भी वही आएगा। चलिए इसको एंड करते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं बच्चे, इसके आगे कंटिन्यू करने के लिए अगले चैप्टर में, यानी कि आपका लेजर ट्रायल बैलेंस। इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। जनरल एंट्री और आपका GST सब कुछ आपने ख़त्म किया। मिलते हैं अगली क्लास में, आप सबको ज़बरदस्त तरीके से थम्स अप। जय श्री। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप?
मैं CA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishi, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।